सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो इस वीडियो में हम करने वाले जो हमारा क्लास 12 केमिस्ट्री से जो हमारा चैप्टर फर्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, जो कि हमारा चैप्टर फर्स्ट आ जाता है सॉल्यूशन, उसके हम अपने करने वाले एनसीईआरटी सॉल्यूशन। जो हमारे बैक एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उन सबको हम बिल्कुल डिटेल में हमारे हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से समझने वाले हैं, ताकि एग्जामिनेशन में आपका किसी भी टाइप का आपका यहाँ से एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा या फिर कोई अलग भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको क्या इजीली अटेम्प्ट कर पाओ। साथ साथ मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा कि आपको जो आंसर है वो किस तरीके से लिखना है, ताकि एग्जामिनेशन में आप अपना आंसर लिखो और आपको क्या फुल मार्क्स अलॉट हो। ठीक है जी, पॉइंट ये हम इस वीडियो में रखने वाले। बाकी ये वीडियो देखने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप जो इसकी मतलब कि मैंने जो रिवीजन वीडियो बना रखी है इस चैप्टर की, वो एक बार आप जरूर देख लेना। बाकी इस वीडियो में तो मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, साथ साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, बट उस वाली वीडियो में मैंने कुछ फॉर्मूले और साथ साथ कुछ ऐसी मैंने ट्रिक्स बता रखे हैं जिनकी हेल्प से जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है ना इस चैप्टर का, वो आसानी से आप कर पाओगे। वो फॉर्मूले हम इस वीडियो में यूज करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा भी, बट आप अगर एक बार वहां पर देख लोगे तो आपके लिए थोड़ा यूज टू हो जाओगे उन फॉर्मूले से, और आप मतलब साथ साथ आप यूज भी कर लोगे। तो ये सब कुछ हमारा ये रहने वाला है। चलो जी शुरू करते हैं। देखो आपके सामने वो अपना स्क्रीन भी आ गई होगी। यस, आपके सामने स्क्रीन भी शो हो गई है। तो यहाँ से हमारे पास जो चैप्टर आता है, चैप्टर क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट आता है, जो कि आता है हमारे पास सॉल्यूशन। इसमें जो हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन आ जाता है उसको ही करते हैं। चलो जस्ट अ सेकंड, इसको मैं सेटअप कर देता हूँ एक बार। हाँ जी, ये हो गया हमारा सब कुछ सेट। ठीक है, यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है डिफाइन द टर्म सॉल्यूशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आर फॉर्म्ड, राइट ब्रीफली अबाउट ईच टाइप ऑफ एग्जाम्पल। मतलब आपको बताना है सबसे पहले सॉल्यूशन क्या होता है। तो जैसे अब अपना 9th क्लास से पढ़ते आ रहे, सॉल्यूशन की सेम आपको वही डेफिनेशन लिखनी है। मींस सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, इट इज नोन एज सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, सॉल्वेंट होता है और हमारा क्या होता है, सॉल्यूट होता है। अब इसके बताने टाइप्स, तो टाइप्स बेसिकली वही 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो गैसियस सॉल्यूशन, एक लिक्विड सॉल्यूशन और आपका क्या होता है, सॉलिड सॉल्यूशन। अगर हम बात करें गैस सॉल्यूशन की, तो गैस सॉल्यूशन का अगर वो बोल रहे हैं तो इसका मतलब जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो क्या होगी, गैस होगी, और जो हमारा सॉल्यूट हो सकता है वो हमारा लिक्विड भी, सॉलिड भी और गैस, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल आ जाता है हमारा मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन गैसियस सॉल्यूशन, ये हमारा क्या हो गया, गैसियस सॉल्यूशन हो गया। अगर हम लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें जो हमारा सॉल्वेंट वाली चीज होगी वो हमारी क्या होगी, वो हमारा लिक्विड होगा, तो उसको हम बोल देंगे लिक्विड सॉल्यूशन। और ऐसी सॉलिड सॉल्यूशन, अगर हमारा जो सॉल्वेंट है वो हमारा सॉलिड हो तो उसको हम बोल देते हैं सिंपल अपना सॉलिड सॉल्यूशन। और सबके एग्जांपल आ जाते हैं, जैसे सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर हमारा किसका एग्जांपल आता है, लिक्विड सॉल्यूशन का। और जो हमारा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर इन गोल्ड वो किसका एग्जांपल आ जाता है, वो हमारा सॉलिड का एग्जांपल आ जाता है। क्लियर है पॉइंट। चलो जी आगे चलते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ सॉलिड सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूट इज गैस। मींस हमें क्या देना है, सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल देना है। देखो आपको पता है जो भी हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन होता है उसमें देखो सॉल्यूशन में 2 चीज होंगी, एक तो सॉल्वेंट और एक होगा हमारा सॉल्यूट। तो अगर उसने बोला है सॉलिड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट हमारा क्या है, मतलब कि सॉलिड बोला है ना उसने, हाँ, तो जो सॉल्वेंट है वो हमारा क्या होगा, सॉलिड ही होगा। और सॉल्यूट हमारा लिक्विड, सॉलिड और गैस हमारा कुछ भी हो सकता है, बट उसने बोला है सॉल्यूट क्या होनी चाहिए, गैस होनी चाहिए। तो यहाँ पर उसने हमें कंडीशन दे दी है हमारी गैस होनी चाहिए। तो हमें कुछ इस तरीके से एग्जांपल मतलब कि निकालना है जिसमें हमारा जो सॉल्वेंट है वो तो क्या हो, सॉलिड हो, और जो हमारा सॉल्यूट है वो हमारी क्या होनी चाहिए, गैस होनी चाहिए। तो हमारे पास जो एग्जाम्पल आ जाता है वो आ जाता है, अ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम इज अ सॉलिड सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूट इज गैस। मींस इसमें जो हाइड्रोजन होगी वो हमारी गैस है और पैलेडियम हमारा क्या होता है, एक सॉलिड होता है। तो ये हमारा एक बेस्ट एग्जांपल है किसके लिए, अ सॉलिड सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूट इज गैस। तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो और ये चीज आप याद रख सकते हो। क्लियर जी। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट उसने बोला है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, इन टर्म्स को डिफाइन करना है। देखो सबसे पहले आपके पास आता है मोल फ्रैक्शन। जो मैंने यहाँ पर मतलब कि आंसर में जो डेफिनेशन लिख रखी है वो तो सिंपल आप बाद में पढ़ सकते हो, उनको आप अपना नोट डाउन कर लेना, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे तो आप आराम से वहां से देख लेना। अभी आप ध्यान देना समझने पर, जो चीज समझने की है मैं आपको समझाऊंगा, उस पर ध्यान देना। जो चीज याद करनी होगी वो मैं आपको बता दूंगा क्या क्या चीज आपको याद करनी है। चलो सबसे पहले आता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका सॉल्यूशन है, इसमें मतलब आपका एक तो सॉल्यूट होता है और दूसरा आपका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूट और सॉल्यूशन, या फिर अगर इसमें दो से ज्यादा मतलब 2 अलग टाइप के हमने पार्टिकल्स मिला दिए तो ऐसा भी केस बन सकता है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन और क्या होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट होता है। तो उसमें क्या होते हैं, इसके कुछ नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, मींस आपके क्या सॉल्वेंट के कुछ नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, और ऐसे ही आपके सॉल्यूट के भी क्या होते हैं, कुछ नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो किसके कितने मोल्स हैं, मतलब एक तरीके से सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कितने कितने मोल्स हैं पूरे सॉल्यूशन में, वो हमें कौन बताता है, वो हमें मोल फ्रैक्शन बताता है। मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इन अ टोटल सॉल्यूशन, उसको हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। ऐसी बात करते हैं
मोलैलिटी। मोलैलिटी हमारा क्या होता है, ये भी एक तरीके से कंसंट्रेशन बताने का एक तरीका से होता है। मोलैलिटी का मतलब क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन, सॉरी मास नहीं, यहाँ पर आएगा मोल्स, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन केजी। ठीक है, मास ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट इन केजी। ठीक है, ये हमारे पास क्या आती है, मोलैलिटी आती है। इसकी जो फॉर्मूला है उसी की हेल्प से आप क्या बना सकते हो, डेफिनेशन बना सकते हो। जैसे आप लिख सकते हो मोलैलिटी इज डिफाइंड है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये आपकी क्या बन जाएगी, इस तरीके से डेफिनेशन बन जाएगी और ये आपका फॉर्मूला होता है। स्मॉल m से हम इसको क्या करते हैं, हम इसको डिनोट करते हैं। और जो हमारे पास मोल फ्रैक्शन होता है उसको हम XA से डिनोट करते हैं। और NA का मतलब होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स, और XA का मतलब होता है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ A कंपोनेंट। मतलब जो हमारा A, मान लो किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है A और B, दो अलग अलग है, तो XA का मतलब हो जाएगा, XA का मतलब होता है हमारा जो मोल फ्रैक्शन है A का, और XB का मतलब होगा हमारा जो मोल फ्रैक्शन है B का। और XA की वैल्यू क्या होती है, जो NA है उसको हम ऊपर रखते हैं, और NA प्लस का NB, मतलब कि जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है वो नीचे आ जाएंगे, और जिस कंपोनेंट के हम निकालना चाहते हैं, पर्टिकुलर के जिसके निकालना चाहते हैं उसके हम अपर साइड रख देंगे। ठीक है जी, इस तरीके से आपका आता है। नेक्स्ट आता है आपका मोलैरिटी। मोलैरिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल M से। इसका मतलब होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट। ऊपर तो हमेशा हमारा सोल्यूट ही आएगा दोनों फॉर्मूले में, चाहे वो मोलैलिटी हो चाहे वो मोलैरिटी हो। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल M से। फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ ये किस में होती है, ये हमारे सॉल्यूशन से होती है, और सॉल्यूशन हम लीटर में लेंगे और ऊपर हमारे मोल्स सोल्यूट आ ही जाएंगे, आगे मोलैलिटी। नेक्स्ट आता है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है, जैसे एक कंपाउंड हो गया, उसमें A है और B है और हमारे C है, तो किस किस कंपाउंड, किस किस कंपोनेंट की, हमारी किस किस सब्सटेंस की टोटल हमारे उसमें सब्सटेंस में कितनी मास परसेंटेज है, कितना वो प्रेजेंट है उसमें, उसको हम उसकी क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज बोलते हैं। और डेफिनेशन आपको किस तरीके से लिखनी है, इस तरीके से आपको सबकी डेफिनेशन लिखनी है। मोल फ्रैक्शन की आ गई, ये हमारी मोलैलिटी, ये मोलैरिटी, और ये मास परसेंटेज, इस तरीके से हमारा आ गया। क्लियर है पॉइंट। चलो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। आपके पास देखो जो जो चीजें आपको दी हुई हैं वो चीजें आपको नोट डाउन रखनी है। इसी तरीके से जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो आपका करना है। न्यूमेरिकल पोर्शन इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है, सिंपल आपकी बेसिक एक यहाँ पर दो चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपका फॉर्मूला का ध्यान रखना है, दूसरा आपका यूनिटरी मेथड। ठीक है, यहाँ पर यूनिटरी मेथड बहुत ज्यादा लगता है कि 100 ग्राम सोल्यूशन में इतना मिला हुआ था तो उसमें कितना होगा, तो ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे आएंगे। बाकी मैं आपको हर एक चीज अच्छे से समझाऊंगा। चलो बात करते हैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड आपका है जो कि लेबोरेटरी में यूज होता है, और उसमें 68% नाइट्रिक एसिड होता है बाय मास इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में 68% आपका नाइट्रिक एसिड होता है। व्हाट शुड बी द मोलैरिटी, आपको निकालनी है मोलैरिटी ऑफ सच अ सैंपल इफ द डेंसिटी, आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है। ये देखो, ये इस क्वेश्चन को पढ़ के मतलब पहले मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ, फिर इसको एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा करने का। यहाँ पर आपके पास क्या है, एक नाइट्रिक एसिड है जो कि जिसमें क्या है वो 68% बाय मास है, एक्वस सॉल्यूशन में मिला हुआ है। तो अगर 100 ग्राम का पूरा सॉल्यूशन हो गया तो उसमें 68% हमारा क्या है, नाइट्रिक एसिड है। व्हाट शुड बी द मोलैरिटी, आपको मोलैरिटी बतानी है अगर आपको सॉल्यूशन की जो पूरे सॉल्यूशन की डेंसिटी है वो ये आती है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर वैसे तो ये पूरे तरीके से मतलब जैसे आपको बेसिक तरीके से करना वो वाला दिया हुआ है, बट इसके लिए जो मोलैरिटी होती है, अगर हमें क्या दी हुई है, हमें मास परसेंटेज दिया हुआ, हमें डेंसिटी दी हुई हो, और साथ साथ हमें क्या दिया हुआ, बस ये दो चीजें, हाँ हमें अगर ये दो चीजें दी हुई हो और हमें मोलैरिटी निकालनी हो, तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 10 इंटू डेंसिटी इंटू मास परसेंटेज अपॉन हमारा 1000, ये हमारा एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है जी, इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे तो 10 इंटू जस्ट अ सेकेंड, नीचे 1000 आता है, या फिर मेरे को वो लग रहा है नीचे आपका सॉरी नीचे मोलर मास आता है, हाँ मेरे को वही लग रहा था, नीचे कुछ और आता है। हाँ जी, ये आप फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना, MOLL मोलर मास। ठीक है जी, नोट्स आपको कौन से मिलेंगे, ये वाले जो नोट्स हैं मैंने इनकी वैसे वीडियो अपलोड की हुई है चैनल पर, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, जो क्लास 12 केमिस्ट्री की रिवीजन सीरीज है, वहां पर मैंने जहां पर ये सारे फॉर्मूले बता रखे हैं वहां पर मिल जाएगी। तो 10 इंटू डेंसिटी कितनी है 1.504 इंटू मास परसेंटेज कितना है 68 अपॉन आपका आ जाता है मोलर मास। मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड निकालेंगे वो आप डायरेक्ट अपना आपको बताइए मोलर मास कैसे निकलता है, वो आप निकाल लोगे जो कि आ जाएगा 63। इसको जब आप सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा जो कि 16.23, या मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 16.23 MB आपका आंसर आ जाएगा। ये आप अपना डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ये आपका फॉर्मूला हो गया फॉर मोलैरिटी निकालने के लिए, अगर आपको डेंसिटी और मास परसेंटेज दे रखा है तो। ठीक है जी, बाकी अगर आप बेसिक मेथड से करना चाहते हो तो आपका ये वाला बेसिक मेथड होगा। ये भी मैं आपको समझा देता हूं, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद आए तो ये वाला हो गया, नहीं याद आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक मेथड तो आपको आता ही है। देखो
आपको मोलैरिटी निकालनी है। आपको पता है मोलैरिटी के लिए आपको सबसे पहले तो पता होनी चाहिए मोल्स, मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, मोल्स ऑफ सोल्यूट पता होनी चाहिए। नीचे क्या होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, आपको ये दो चीजें पता होनी चाहिए। तो हम ये दो चीजें निकालते हैं। अब देखो कैसे, सबसे पहले तो मैंने क्या किया, मोलर मास ऑफ द नाइट्रिक एसिड, मोलर मास मैंने निकाल लिया, ये मेरा मोलर मास आ गया। अब देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स किसके होते हैं, मास अपॉन मोलर मास। तो मास तो ये रहा, मास दे रखा था 68%। मैंने टोटल जो सॉल्यूशन का मास है वो मान लिया, वो 100 मेरा क्या था 100 ग्राम मान लेते हैं, ठीक है। तो उसमें से 68 ग्राम किसका मास हो गया, नाइट्रिक एसिड का। तो नंबर ऑफ मोल्स मास अपॉन मोलर मास, तो उससे मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। फिर मैंने क्या किया, डेंसिटी दे रखी थी सॉल्यूशन की, डेंसिटी से आप क्या निकाल सकते हो, डेंसिटी से आप सिंपली जो आपके वॉल्यूम है वो निकाल सकते हो। क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी आपको पता है, मास आपको पता है, यहाँ से आप वॉल्यूम निकाल लोगे, वॉल्यूम आपको पता चल गया, नंबर ऑफ मोल्स आप पता चल गए, इस फॉर्मूले में रखे और आपकी सिंपल आंसर की वैल्यू मतलब कि मोलैरिटी की वैल्यू आ जाएगी। वरना डायरेक्ट आपको फॉर्मूला यूज करना है, तो ये रहा आपके लिए फॉर्मूला, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कह रहा है कि अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, एक ग्लूकोज का सॉल्यूशन है इन वाटर लेवल, जो 10% का मतलब वेट बाय वेट, मास बाय मास उसकी मतलब कि लेबलिंग हो रखी है, ठीक है। व्हाट शुड बी द मोलैरिटी, आपको मोलैरिटी निकालनी है और साथ साथ आपको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के हर एक कंपोनेंट। तो एक तो आपका वाटर हो गया कंपोनेंट और दूसरा आपका क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया, उन दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, जैसे फॉर एग्जांपल XA को मान लेता हूं मैं, वो ग्लूकोज का है, और XB को मान लेता हूं वो आएगा एक सेकेंड, XB नहीं, हम यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। देखो करना कैसे है, वो तो यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, बट बेसिक चीजें समझो क्या क्या। देखो सबसे पहले NA तो मैं मोल्स मान लेता हूँ, वो इसके ग्लूकोज के मोल्स आएंगे, और NB में मोल्स मान लेता हूँ, वो किसके आएंगे, वो वाटर के मोल्स आएंगे, ठीक है जी। जो भी सॉल्यूशन में ये दोनों चीजें थी वो, ठीक है। अगर मेरे को XA निकालना है तो मैं क्या करूंगा, NA अपॉन NA प्लस का NB, ठीक है। NA कैसे निकलेगा, NA का मतलब होता है आपका मोल्स ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के मोल्स कैसे निकलेंगे, मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास तो आप ग्लूकोज का निकाल ही लोगे, वो हम यहाँ पर डायरेक्ट हम निकाल लेंगे, जो कि आपका आ जाएगा 180 ग्राम। और मास कितना है, मास हमने देख लेंगे, उसने परसेंटेज दी हुई थी 10%। तो अगर टोटल मास सॉल्यूशन का अगर 100 ग्राम है, तो उसमें से 10 ग्राम तो आपका क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा, और जो बाकी बचा हुआ 90 ग्राम वो क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। तो मास पता चल गया आपको, मोलर मास पता चल जाएगा, उसकी हेल्प से आपके दोनों के क्या निकल जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। और नंबर ऑफ मोल्स आपके निकल गए तो आपकी सिंपल क्या निकल जाएगी, आपकी मोल फ्रैक्शन निकल जाएगी। अब आपको मोल फ्रैक्शन पता है, आपको मोल फ्रैक्शन निकल गया। अब दूसरी चीज क्या निकालनी थी, आपको मोलैलिटी निकालनी। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन यहाँ पर आ जाएगा मास ऑफ सोलवेंट इन केजी, ठीक है। यही तो आपको लगाना था। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट तो आपने निकाल लिया, मोल्स कैसे निकाले आपने, मोल्स आपने निकाल लिए मास अपॉन मोलर मास। तो मास अपॉन मोलर मास की हेल्प से आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। अब यहाँ पर मोल्स रख दोगे और नीचे मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट आपका ये रहा। आपका सोलवेंट का कितना है, सोलवेंट 90 ग्राम है, तो नीचे आप 90 ग्राम रख दोगे और सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन क्या निकल गई, आपकी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन आपका आगे नीचे आएगा आपका मास, जो कि 0.09 kg हम रखेंगे, क्योंकि आपका ये जो 90 किस चीज में 90 ग्राम है, जब इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 0.09 kg आपका हो जाएगा। इसी तरीके से आप अपना आंसर निकालोगे। क्लियर है पॉइंट। चलो जी, यहाँ पर भी आपका ये सोल्यूशन लिखा हुआ है, अगर आप देखना चाहो तो ये कर सकते हो। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। ये उसकी मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन निकल गई, जो कि 0.7 आगे। बाकी फॉर्मूला यही लगा है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये आपका सोल्यूशन ऐसे। चलो जी आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 m HCl आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 ग्राम ऑफ Na2CO3 एंड NHCO3 कंटेनिंग इक्विमोलर्स ऑफ बोथ। मींस देखो क्वेश्चन में उसने क्या है कि कितना मेरे को HCl रिक्वायर होगा, जो कि किन से रिएक्ट करे, जो कि 1 ग्राम मिक्सचर से रिएक्ट करे। किसका, ये मींस आपके पास 1 ग्राम का मिक्सचर है, जो कि Na2CO3 प्लस का NaHCO3, Na2CO3 मीन्स सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का दोनों का आपने मिक्स करके कितना लिया हुआ है, वो आपने 1 ग्राम लिया हुआ है। तो आपको बताना है कि ये, और ये उसने अभी बता दिया, दोनों इक्वल मोल्स है, मतलब इसके और इसके मोल्स आपस में क्या है, वो इक्विमोलर है, दोनों के मोल्स भी इक्वल है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी। तो हमें बताना है कि कितने ml जो है वो HCl रिएक्ट करेगा इन दोनों से। तो सिंपल हम ये कि कितने ml रिएक्ट करेगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन से निकाल लेंगे। तो देखो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि इसका मास x है, तो उसका मास कितना हो जाएगा, वो 1 - x हो जाएगा। मतलब एक का, किसी का भी, इन दोनों में से किसी का भी मास जो है वो आप x ले लो, दूसरे का मास ऑटोमेटिकली 1 - x
x हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मास तो आपका कितना है, वो आपका 1 ग्राम ही आता है। क्लियर है। चलो अब देखो हमने मान लिया कि जो Na2CO3 था, मतलब सोडियम कार्बोनेट था, उसका मास x था, तो NaHCO3 का मास कितना हो जाएगा, 1 - x हो जाएगा। दोनों का मोलर मास निकाल देते हैं। दोनों का मोलर मास हमने निकाल दिया। सबसे पहले Na2CO3 का मोलर मास ये आ गया, उसके मोल्स निकालेंगे तो मोल्स अपॉन मास अपॉन मोलर मास, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2 क्या आ जाएगा, मास तो x था और उसके नंबर ऑफ जो मोल्स है वो ये आ गए। ऐसी NaCO3 के मोल्स आपके कितने आ गए, ये दोनों के आपने क्या निकाल लिए, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। अब उसने देखो हमने मोल्स क्यों निकाले, वैसे तो मोल्स निकालने से मोल्स ही निकालने होते हैं ज्यादातर क्वेश्चन में, क्योंकि उससे ही ज्यादातर जो भी फॉर्मूले है वहां पर आपको मोल्स की रिक्वायरमेंट होगी। बट यहाँ पर हमने स्पेसिफिकली इसलिए निकाले क्योंकि उसने बोला है कि वे इक्विमोलर है, मतलब उनके नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है। अब वहां से हमें काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोनों जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपने जो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स है वो इक्वल रख दिया और वहां से अपनी x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू मास था, तो आपको NaHCO3 का भी मास पता चल गया और Na2CO3 का भी मास पता चल गया। दोनों का आपके पास क्या आ गया, मास आ गया। एक तो x की वैल्यू ये आ गई मेरी, और 1 - x कर देंगे तो मेरे पास उस दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। चलो दोनों का आपको क्या पता चल गया, दोनों का मास पता चल गया। अब आपको बताना है कि 0.1 m HCl का जो सोल्यूशन है वो आपको कितना रिक्वायरमेंट होगा दोनों से रिएक्ट करने के लिए। तो अगर हम अपना बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखें तो आपको पता है, देखो सबसे पहले जो HCl है वो Na2CO3 से इस तरीके से रिएक्ट करता है, और जो HCl है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से इस तरीके से रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है कि जो Na2CO3 है उसका एक मोल 2 HCl मोल से, मतलब HCl के 2 मोल से रिएक्ट करता है, और NaCO3 का एक मोल एक HCl से रिएक्ट करता है। तो इसी इंफॉर्मेशन को हम अपना यूज करेंगे। अब हम ना जो मोल्स है उसको मास में, जो हमने मोल्स हमने पहले निकाले थे उसमें हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो दोनों के मोल्स हमें पता है, स्टार्टिंग में हमने निकाले थे कि जो हमारे पास आ गया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 वो हमारे ये थे, और जो नंबर ऑफ मोल्स थे हमारे किसके, NaHCO3 के, वो हमारे ये वाले थे। क्लियर है। ये बात यहाँ तक तो आपकी बात समझ में आ गई। यहाँ तक तो आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। बाकी मेरे को पता है कि आपको कहाँ डाउट आ सकता है, तो मैं वहाँ पर डीपली समझा के चलूंगा ताकि आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाए। अगर फिर भी कोई मतलब कि आपको डाउट आ जाता है या कोई मतलब कि वैसी प्रॉब्लम आ जाती है तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे से देख लेना, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें चल रही है। तो सबसे पहले देखो हमने क्या निकाल लिया था, दोनों का x और 1 - x करके दोनों का मास मान लिया था। फिर उसके बाद हमने क्या किया, दोनों का इक्विमोलर से दोनों के मोल्स इक्वल रख के हमने वहाँ से x की वैल्यू मीन्स मास की वैल्यू निकाल ली, और उस मास की हेल्प से हमने क्या निकाल लिया, दोनों के क्या निकाल लिया, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। अब ठीक है पॉइंट। चलो जी, अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो एक मोल है वो 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है, मीन्स 1 मोल ऑफ Na2CO3 रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑफ HCl। अब ये इंफॉर्मेशन भी यूज करते हैं, एक मोल Na2CO3 2 मोल से रिएक्ट करता है। अब हमारे पास मोल कितने हैं, हमारे पास Na2CO3 के 0.0053 मोल्स हैं, तो हम ये देख लेते हैं कि कितने से रिएक्ट करेगा, तो वो HCl के इतने मोल से रिएक्ट करेगा। ऐसी 1 मोल ऑफ NaCl3 वो 1 मोल ऑफ HCl से रिएक्ट करता है, तो 0.053 किससे रिएक्ट करेगा, वो इतने से ही रिएक्ट करेगा। क्लियर है। तो HCl हमें टोटल कितना चाहिए होगा, HCl हमारे पास जो ये 2 वैल्यू आई है, ये वाली एंड ये वाली, इनको सम कर देंगे तो हमें इतना चाहिए होगा। तो टोटल हमारे पास HCl की ये वाली रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो इतने क्या हो गए, हमारे मोल हो गए, मोल ऑफ HCl। और ये उसने मोलैरिटी दे रखी थी किसकी, मोलैरिटी दे रखी थी हमें इसकी HCl की। तो हमें मोल्स पता चल गए, ठीक है, मोल्स पता चल गए, और हमें मोलैरिटी पता चल गई किसकी, अपने HCl की। उसने क्या पूछा था, उसने वॉल्यूम ही तो पूछा था। तो वो आपको पता है जो कैपिटल M होता है वो क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आपको ये चीज निकालनी है। अब तो ठीक है, सिंपल, इसको नीचे ले आओ और इसको उधर ले जाओ, तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका सोल्व करके 159 ml आपका सॉल्यूशन, आपका HCl का 159 ml का सॉल्यूशन आपको रिक्वायर होगा अगर आपको ये वाली सिचुएशन आपको सेटिस्फाई करनी है। तो इस तरीके से आपके सारे सॉल्यूशन मतलब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाता है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। उसने बोला सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन, मीन्स एक सॉल्यूशन बनाया गया जिसमें क्या किया गया, 300 ग्राम का तो 25% मिलाया गया और 400 ग्राम का 40% सॉल्यूशन मिलाया गया बाय मास। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की बनानी है। तो मतलब कि पहले आपके पास क्या थे, 2 सॉल्यूशन थे, ठीक है, अलग अलग, ठीक है। ये आपका कितना था, ये 300 ग्राम था और ये आपका 400 ग्राम था। इनको मिक्स करके एक नया सॉल्यूशन बनाया गया। तो हमें क्या निकालने है, इसमें ये वाला मान लो ये A था और ये B था, तो ये A + B बन जाएगा। तो A और B की जो नया सॉल्यूशन
आपस में मिक्स हो गए हैं, उसकी क्या निकालनी है, मास परसेंटेज निकालनी है। इस तरीके से क्वेश्चन कह रहे हैं। तो सिंपल है, देखो 300 ग्राम का कितना मिल गया, 25%, और 400 ग्राम का क्या मिल गया, 40% मिल गया। 300 ग्राम का क्या निकाल लेंगे, सिंपल 25% निकाल लेंगे। 25% निकालने के लिए 10% निकाल लो। देखो आपको पास सिंपल अगर परसेंटेज निकालनी है, वैसे तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला 25/100 इंटू 300 कर लोगे, लेकिन एक शॉर्टकट से भी कर सकते हो। जैसे 25% निकालना है तो 300 का 50% कितना होगा, आधा कर दो, मतलब कि 300 का आधा 150, मतलब कि 150, और 50% 25 और आधा % करना है तो 150 का भी आधा कर दो, तो कितना आ गया, 75 ग्राम आपका आ गया। ऐसे 40% निकालना है तो 400 का 10% निकाल लो। 10% कितना होगा, 1 0 हटा दो, पीछे से 40 होगा, और आपको 40 आप मतलब कि 40 हो जाएगा। 10% 400 का 40, और आपको कितना करना है, 40% निकालना है, तो 4 4 16, तो आपका कितना आ गया, 160 ग्राम आपका आ गया। तो इतने मिक्स करके आपको एक नई चीज बनाई गई। ठीक है, तो नया टोटल कितना जाएगा, दोनों को प्लस कर दो, 5 7 का 14 का 4 हासिल 3 और 2, तो ये आ जाएगा 235। इस तरीके से आपके दोनों का मिक्स करके सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, और टोटल जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कितने का है भाई, 300 ग्राम और 400 ग्राम आपस में मिक्स हो गए थे ना, तो वो 700 ग्राम आपका सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन का मास आपका ये आ गया, और जो सोल्यूट का मास है वो आपका ये आ गया। चलो जी सोल्व कर लेते हैं। आपको क्या निकालनी है, मास परसेंटेज निकालनी है। मास परसेंटेज कैसे निकलते हैं, मास परसेंटेज मीन्स मास ऑफ सोल्यूट, मतलब जिसकी भी आपको निकालनी है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 700, इसकी 75 की निकालनी है तो ऊपर 75 रख दोगे, 160 की निकालनी है तो ऊपर 160 रख दोगे, तो सिंपल आप ये सॉल्यूशन कर दोगे। और पूरे सॉल्यूशन की सोल्यूट की टोटल की निकालनी है तो आप अपना 235 रख दोगे, तो ये आप अपना सोल्व कर लोगे, जो कि आ जाएगी आपकी 66.43%, जो कि आपकी मास परसेंटेज आ गई। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। ठीक है, एंटी फ्रीज वाला जो टॉपिक है वो भी काफी इंपॉर्टेंट आता है। इज प्रिपेयर्ड विद 222.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, मीन्स एक एंटी फ्रीज सॉल्यूशन बनाया जाता है जिसमें हमारा 222.6 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है, और 200 ग्राम वाटर है, मतलब ये हमारा क्या हो गया, सोल्यूट हो गया, और वो हमारा क्या हो गया, सोलवेंट आपका हो गया। कैलकुलेट द मोलैलिटी, आपको मोलैलिटी निकालनी है। ठीक है, इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, डेंसिटी आपको दे रखी है, व्हाट शैल बी द मोलैलिटी, आपको एक मोलैलिटी बतानी है। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं एक रिलेशन बता देता हूँ, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड हमारा मोलैलिटी। यहाँ पर मैं एक बार देख भी लूँगा, क्योंकि कुछ इसमें वैसे वाला फॉर्मूला है ना, तो कुछ मिस ना हो जाए। देखो आपका जो मोलैलिटी, कैपिटल M इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, कैपिटल M इज इक्वल टू आपका होता है 1000 स्मॉल m, 1000 कैपिटल M अपॉन 1000 D माइनस का M इंटू MB, और जो ये MB है ये किसका मास होता है, ये मास ऑफ सोल्यूट होता है। ठीक है, मोलर मास। ठीक है, याद रखना मोलर मास। तो एक आप अपना फॉर्मूला लिख लेना, ये आपके बहुत काम आने वाला है। मोलैरिटी से मोलैरिटी निकालनी हो, या फिर आपको क्या करना हो, मोलैलिटी से मोलैरिटी निकालनी हो। ठीक है, और आप अपना एक और फॉर्मूला याद रख सकते हो एक्स से, मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m प्लस का 1000 अपॉन M1, और M1 क्या है, M1 आपका है मास ऑफ सोलवेंट। ठीक है जी, ये आप अपना दो फॉर्मूले, ये वाले दो फॉर्मूले ये जरूर याद रखना। चलो हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में उसने बोला था कि आपके 200 ग्राम वाटर में आपका इतना ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल मिलाया गया था, तो आपको मोलैलिटी निकालनी है सॉल्यूशन की। तो सिंपल, सबसे पहले तो हम मोलर मास निकाल लेते हैं अपना किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल का, फिर उसकी हेल्प से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारी ये आगे, नंबर ऑफ मोल्स हमें पता चल गए, और हमें पता हमें क्या है, हमें मास भी पता है, तो वहाँ से हम अपना डायरेक्ट मोलैलिटी निकाल लेंगे। मोलैलिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये हमने डायरेक्ट वैल्यू रखी, और यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, मोलैलिटी आ गई। तो एक चीज़ तो हमारी निकल गई। सेकंड हमें क्या निकालनी थी, मोलैलिटी निकालनी थी। मोलैलिटी देखो आप एक तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको कैपिटल M आपको निकालना है, और स्मॉल m और MB तो आपको पता ही है, तो यह डायरेक्ट तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। लेकिन हमें डेंसिटी, हाँ डेंसिटी भी दी हुई है, तो आप अपना ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लोगे। कैपिटल M इज इक्वल टू 100,000 M अपॉन 1000 इंटू D कितना है, वो है 1.072 माइनस का M, स्मॉल m कितना निकला है, स्मॉल m आपका निकला है 17.95 इंटू MB मतलब मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का मोलर मास कितना हुआ है 62। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो डायरेक्ट आपका यही आंसर आएगा, जो कि इसका रखा है, आपका आंसर आएगा डायरेक्ट आपका
9.11 m। तो ये आप अपना सोल्व करके देख सकते हो। बाकी ये तो हो गया आपका डायरेक्ट फॉर्मूले से, जो कि आप अपना फॉर्मूले से, वैसे फॉर्मूले से ही करो, आपका टाइम भी बचेगा और डायरेक्ट ये करेक्ट फॉर्मूला है तो ये डायरेक्ट भी लगेंगे और वैलिड भी ये है। बाकी आप अगर आप बेसिक मेथड से करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले हम टोटल मास निकाल लेंगे किसका, अपना सॉल्यूशन का टोटल मास हमारा ये आ गया। डेंसिटी की हेल्प से फिर हम क्या निकाल लेंगे, अपना वॉल्यूम निकाल लेंगे सॉल्यूशन का, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी पता है, मास पता है, वॉल्यूम वहां से निकल जाएगा। और फिर मोलैरिटी किसके इक्वल होती है, मोलैरिटी होती है हमारी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। दोनों वैल्यू रखने के बाद हम अपना मोलैरिटी की वैल्यू निकाल देंगे। बाकी अपना डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सेवरली कंटेमिनेटेड विद, मतलब कि आपका ड्रिंकिंग जो वाटर है उसमें कुछ आपका क्लोरोफॉर्म मिला। ठीक है, कुछ क्लोरोफॉर्म मिला। सपोज टू बी कैरजोनी कैरी जोन, क्या लिखा हुआ है, कैरी कार की जोन। ठीक है, द लेवल ऑफ कंटेमिनेशन वाज 15 पॉइंट, मतलब कि जो कंटेमिनेशन का लेवल था वो 15 ppm था। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन मतलब कि सिंपल उसको 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब कि परसेंटेज निकालने के लिए, तो वही आपको निकालना है। एक्सप्रेस दिस परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास निकालना है तो सिंपल वही जितना आपका मास था 10 की पावर 6 इंटू 100%, तो सोल्व कर दोगे आपकी वैल्यू आ जाएगी। सेकंड निकालना था डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म, मोलैलिटी निकालनी है, स्मॉल m निकालना है, तो आपका क्या आ जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मास कितना दिया हुआ है, सोल्यूट का मास हमें दिया हुआ नहीं है ना, हम मतलब मास ऑफ सोल्यूट हम निकाल लेंगे। सबसे पहले तो हम मोलर मास निकाल लेते हैं। मोलर मास हमारा डायरेक्ट ये वैल्यू आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखेंगे उसने 15 ppm दिया था ना, तो 15 ग्राम कितने में प्रेजेंट है, 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो 15 ग्राम अगर 10 की पावर 6 में प्रेजेंट है तो हम देख लेंगे अपना 100 ग्राम में कितना प्रेजेंट होगा। तो वहाँ से डायरेक्ट उसकी मोलैलिटी में फॉर्मूले में मास ऑफ सोल्यूट रख देंगे और मास ऑफ सोलवेंट हम डायरेक्ट रख देंगे और हमारे पास क्या हो जाएगी, मोलैलिटी की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है पॉइंट? चलो जी, आपका और क्वेश्चन में और कुछ तो नहीं पूछा था। ये हमारा पता है कार की नोचन। ठीक है, कार की नोचन एकदम टंग स्लिप हो जाती है ना, कभी कभी हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट रोल डज द मोलिकुलर इंटरेक्शन प्ले इन द सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। मींस अल्कोहल वाटर, ये आपके पास क्या था, मतलब कि उसमें आपने अल्कोहल मिला दी और इसमें आपने वाटर मिला दिया, H2O आपका मिल गया और आपकी क्या मिल गई, अल्कोहल आपकी मिल गई। ठीक है, OH मतलब आपका मिल गया। तो इससे मतलब कि जब ये आपस में मिक्स हो जाएंगे तो उसमें मोलिकुलर का इंटरेक्शन कैसे हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर पॉइंट क्या होता है, जो H2O और H2O का जो इंटरेक्शन होता है और जो अल्कोहल, मतलब कि यहाँ पर अल्कोहल को H से लिख देता हूँ, OH और जो OH का इंटरेक्शन होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है इन कंपैरिजन टू जो H2O और OH के जो बॉन्ड्स बनते हैं उनसे। ठीक है, ये आपका सिंपल है, मतलब बेसिक चीज आती है क्वेश्चन को समझने के लिए। तो मोलिकुलर इंटरेक्शन क्या हो जाता है, एक तरह से वीक हो जाता है जब आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं किसके, अल्कोहल के, वो वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं। उसकी वजह से जो ये वेपर प्रेशर रहता है वो इंक्रीज हो जाता है। इसी वजह से जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का, अल्कोहल प्लस वाटर का, वो क्या हो जाता है, वो लो हो जाता है। ये आपका सिंपल सा बेसिक चीजें आती है, बाकी लिखना किस तरीके से वो आपका ये आता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, व्हाई डज गैस ऑलवेज टेंड टू बी लेस सोल्यूबल इन लिक्विड एट द टेम्परेचर इज रेज्ड। मींस टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देते हैं तो गैस की सोल्यूबिलिटी कम हो जाती है। तो हमें पता है जो सोल्यूबिलिटी होती है गैस की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। क्यों? क्योंकि जो आपका एक तरीके से गैस जब मिक्स होती है ना किसी भी और चीज में, वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस जितने भी होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं आपके टेम्परेचर के। तो यहाँ पर आपको देखो ये लिख भी रखा हुआ है, गैस प्लस लिक्विड इज इक्वल टू सॉल्यूशन, हीट आपकी एक्सो मतलब बाहर निकलती है। तो अगर आप हीट बढ़ाओगे तो वो तो एक आप उल्टा काम कर रहे हो ना, उससे मतलब कि आपको और ज्यादा मतलब कि हीट अगर आप बढ़ा रहे हो तो सोल्यूबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर सिंपल आ जाता है, व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, आपका जो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो सोल्यूबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। सेड हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ आपको बताना काफी इंपॉर्टेंट लॉ है इस चैप्टर से, तो बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट, काफी क्वेश्चन इससे बनते हैं। एंड सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इसकी बतानी। देखो हेनरीज लॉ का मतलब क्या होता है, जो भी आपका सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन में अलग अलग टाइप के आपके पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे आपके कंपोनेंट है। तो जो हर एक कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है, मतलब एक ए कंपोनेंट है, उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो डिपेंड करेगा उसके मोलर मास, या फिर हम बोल सकते हैं उसके
नंबर ऑफ मोल्स। तो ये आपका फॉर्मूला आता है अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ क्या कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर होगा किसी भी गैस का, किसी भी आपके पर्टिकुलर कंपोनेंट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उसके मोल फ्रैक्शन के। और इसको और अगर और सोल्व करेंगे तो पी ए इक्वल टू हमारा आ जाएगा के एक्स ए के हमारे इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास के एच हम लिख देते हैं हेनरीज कांस्टेंट। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आता है किसके, हेनरीज के लिए। नेक्स्ट हमारा उसने पूछा था एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कहां पर काम आती है? तो सबसे पहले देखो, एक तो बोतल आर सीड अंडर हाई प्रेशर टू इंक्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ CO2, मतलब कि CO2 की सोल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए आपके पास उनको हाई प्रेशर के अंदर क्या किया जाता है, सील किया जाता है। क्योंकि जो ये KH होता है ना, KH ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सोल्यूबिलिटी के। ठीक है, ये भी आप याद रखना, ये नोट कर लेना। ठीक है, KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सोल्यूबिलिटी के लिए। तो सोल्यूबिलिटी अगर मेरे को बढ़ानी है तो KH की वैल्यू कम करनी होगी, और KH की वैल्यू अगर कम करनी है तो PA के आपका क्या है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हाई प्रेशर मतलब इसको हम बढ़ा देंगे तो ये इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, डायरेक्ट कम हो जाएगी, क्योंकि तो मल्टीप्लाई करके दोनों को सेम ही आना है। तो एक एप्लीकेशन ये आ गई, जो बोतल है वो सील करी जाती है हाई प्रेशर के लिए, ताकि सोल्युबिलिटी ऑफ CO2 क्या हो जाए, बढ़ जाए। ऐसे ही आपका सी में होता है, जब डाइविंग करते हैं तो वहां पर भी आपका नाइट्रोजन मतलब कि अच्छे से मिक्स हो जाए, उसकी वजह वहां पर भी हमारा हेनरीज लॉ यूज होता है। और ये जब पहाड़ों पर जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड पर चले जाते हैं, तो वहां पर एनोक्सिया हो जाता है। एनोक्सिया मतलब कि वहां पर लो ऑक्सीजन होती है ना, उसकी वजह से सांस नहीं आती, मतलब कि वो ब्लड में मिक्स नहीं हो पाती अच्छे से ऑक्सीजन, तो वहां पर एनोक्सिया हो जाता है। तो एनोक्सिया भी किसकी एप्लीकेशन है, वो हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन है। बाकी यहाँ पर सारा लिखा हुआ है, एक बार आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, और एग्जाम में आपको इस तरीके से चीजें लिखनी होगी। क्लियर है? चलो बाकी देखो, जो समझने की चीज है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, आप चीजों को समझो। देखो बिल्कुल अगर मैं आपको ऐसे नोट्स दे दूँ और नोट्स में से हर एक लाइन आपको रटवा दूँ और बता दूँ, तो फिर तो कोई फायदा नहीं। फिर तो गूगल पर सॉल्यूशन पड़े हुए, वहां से पढ़ो और स्क्रीनशॉट मारो और कॉपी पेस्ट करो। यहाँ पर आप क्वेश्चन का मीनिंग समझो, फिर उसको किस किस वे से कर सकते हो वो समझो, और कैसे करना है फिर वो सब कुछ लिखा हुआ ही है। बाकी इसमें भी जो लिखा हुआ है सेम ऐसे मत लिखना, अपनी तरफ से कुछ ऐड कर सकते हो, इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। आप एक अपना मतलब कि एक आप 10th करके 11th 12th मतलब कि आप एक बड़ी क्लास में हो, तो आप अपना ये प्लस माइनस करना और ये चीजें सब आप आराम से आपको चीजें आती है। ठीक है, चीजों को आप समझदारी से लो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास चीज आती है द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन। इथेन का जो पार्शियल प्रेशर आ जाता है सॉल्यूशन में, वो आपका इतना आता है, और आपका ये 1 बार पार्शियल प्रेशर आता है, और जो इथेन का मास दे रखा है वो आपको ये दे रखा है। ठीक है, इफ द सॉल्यूशन कंटेन, जो सॉल्यूशन है उसमें इतनी आपकी इथेन है, मतलब आपको एक तरह से मास दे दिया यहाँ पर, देन व्हाट शुड बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। पार्शियल प्रेशर निकालना है तो आपका वही फॉर्मूला वही लग जाएगा, हेनरीज वाला। हेनरीज में क्या होता था, PA इज इक्वल टू हमारा क्या होता था, KH इंटू XA। ठीक है, आपको क्या निकालना है, पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो ये निकालना है। तो PA निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, एक तो KH चाहिए और एक आपको क्या चाहिए, XA की वैल्यू चाहिए। तो XA मतलब कि मोल्स। मोल्स कैसे निकलेंगे, मास और मोलर मास से। तो सबसे पहले मास और मोलर मास निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या निकाल लिया, जो C2H6 था, मतलब हमारे पास क्या था, इथेन, उसका मैंने क्या निकाल लिया, मोलर मास निकाल लिया। मोलर मास की हेल्प से मैं क्या निकाल लूंगा, मोलर मास की हेल्प से मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूंगा। क्लियर है? चलो अब हम बात कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ मोल्स बी सोलवेंट बी X। मतलब सोलवेंट के तो हमें मोल्स नहीं पता ना कितने थे, तो हम मान लेते हैं जो सोलवेंट के मोल्स है वो X है। तो अगर हम हेनरीज के लॉ के अकॉर्डिंग ले, तो P इक्वल टू किसके होता है, KH इंटू सोलवेंट की हम लेते हैं हम यहाँ पर मोल्स, तो X हमने ले लिए। अब पार्शियल प्रेशर कितना दिया हुआ था उसने, पार्शियल प्रेशर उसने दिया हुआ था 1 बार। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, अरे आगे चलो, ये तो अटक ही गया था। चलो पार्शियल प्रेशर 1, KH की वैल्यू हमें अभी नहीं पता, और X की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई, X की वैल्यू हम अपने डायरेक्ट यहाँ से जो ये वैल्यू थी ये हम अपनी डायरेक्ट रख देंगे। X की वैल्यू कैसे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, X की वैल्यू मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट कैसे आएंगे, सबसे ऊपर हम रख देंगे Na अपॉन Na प्लस का NB, ये हम अपना डायरेक्ट वैल्यू सारी वैल्यू रख देंगे, और यहाँ से हम अपना जो KH है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से आपको सोल्व करना है। क्लियर है? ये वाला हमारा हेनरीज जो लॉ है उसका कंसेप्ट यहाँ पर लगा हुआ है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट उसने बोला है व्हाट इज मीन बाय द पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में पक्का आता है, इससे न्यूमेरिकल भी और ये मतलब कि प्रूव करने के लिए भी आता है। व्हाट इज मीन बाय द पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रोल्स लॉ एंड हाउ इट इज साइन फॉर द डेल्टा H हीट रिलेटेड टू द पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन ऑफ द रोल्स लॉ। ठीक है, देखो रोल्स लॉ का मतलब क्या होता है, रोल्स लॉ का सिंपल आपका मतलब होता है एक तरह से जैसे आपका हेनरीज लॉ है ना, इसी तरीके से आपका रोल्स लॉ आ जाता है कि जो वेपर प्रेशर होगा किसी भी गैस का वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मतलब कि जो PA होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके नंबर ऑफ मोल्स पर। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और PA जो सोल्व करके आता है, PA इज इक्वल टू P नॉट A इंटू XA, मतलब कि ये आपका होगा। और जो P नॉट A है वो आपका क्या आता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट। ठीक है जी, ये आपका थोड़ा और साफ सा लिख देता हूँ, इसका सेकेंड।
ये आपका मेन फॉर्मूला हो गया। और पी ए का मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट। ठीक है जी, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ये किसके अकॉर्डिंग आया? ये आपका रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग आया। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट। उसने बोला था व्हाट इज मीन बाय द पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या है? जैसे आपने कोई कंपाउंड मिलाया ए और दूसरा कंपाउंड आपका आता है बी, अगर आप ए के बीच में कुछ इंट्रैक्शन होगा और बी के बीच में कुछ इंट्रैक्शन होगा, ये अलग अलग आपके अलग अलग सोलवेंट आपके आते हैं। ठीक है, जब ये मिक्स हो जाएंगे तो ए और बी के बीच में आपका क्या बन जाएगा? इंट्रैक्शन बन जाएगा। तो अगर यहाँ पर पॉइंट है, जो ए के बीच में जो इंट्रैक्शन था और जो बी के बीच में इंट्रैक्शन था, वो क्या हो? वो स्ट्रॉन्ग हो इन कंपेरिजन टू ए और बी। तो यहाँ पर आपका कौन सा डेविएशन आ जाता है? सिंपल आपका डेविएशन आ जाता है आपका पॉजिटिव। अगर ये कम हो जाएगा, ए का आपका ज़्यादा था, अब आपका कम हो गया, तो ये आपका क्या बन जाएगा? नेगेटिव डेविएशन बन जाएगा। और अगर यहाँ पर उल्टा हो जाए, मीन्स उल्टा कैसे हो जाएगी? जो ए का था और बी का था, ठीक है, वो क्या हो जाए? वो आपका कम हो जाए और ए बी का ज़्यादा हो जाए, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? पॉजिटिव डेविएशन आ जाएगा। मीन्स आपका जो वेपर प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा? वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका आ जाता है व्हाट इज मीन बाय पॉजिटिव और नेगेटिव हमारा डेविएशन। इस तरीके से दोनों चीज़ें आती है। क्लियर पॉइंट? चलो जी, आपका ये वाली जो हमारी चीज़ आती थी आपकी आइडियल सोल्यूशन से आती थी। ठीक है, और कुछ उसने पूछा था, हाँ, डेल्टा एच का आपको साइन देना है, पॉजिटिव डेविएशन। हाँ ठीक है जी, हम पॉजिटिव डेविएशन हमने सही किया ना एक बार। ए बी इंट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर, अगर ये वाला स्ट्रॉन्गर है तो हमारा पॉजिटिव, हाँ सही किया है, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके लिए नेगेटिव और इसके लिए पॉजिटिव। और मैं मतलब कि आपकी समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, इस तरीके से मतलब चीज़ों को आपको इस तरीके से समझ के रखना है, हर एक चीज़ को रिलेट करके रखना है कि देखो अगर ए बाद में स्ट्रॉन्ग हो गया तो वो पॉजिटिव मतलब ऊपर की तरफ चला जाएगा, और बाद में अगर लो हो गया तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव की तरफ चला जाएगा। डेल्टा एच का साइन देना, तो डेल्टा एच का डायरेक्ट साइन आ जाएगा। अगर पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है तो डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो जाता है हीट का पॉजिटिव जाने के लिए। और अगर वो नेगेटिव डेविएशन का शो कर रहा है तो हीट बाहर निकल जाती है, मतलब डेल्टा एच क्या हो जाता है आपका? हीट वो आपकी निकलती है, तो वो हो जाता है आपका नेगेटिव। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% वोलेटाइल। एक एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स हो रखा है, जो कि इतना प्रेशर एक्सर्ट करता है एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन आ गया। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोलर मास निकालना है। ठीक है जी, मोलर मास निकालना है तो उसके लिए हमें मोल्स पता होने चाहिए। मोल्स से हम अपना मोलर जो मास है वो निकाल लेंगे। चलो सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले वेपर प्रेशर लिख लेते हैं एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, जो कि उसने हमें ये दिया हुआ। ठीक है पॉइंट, इसको हम ले लेंगे अपना, हमारे पास आ जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर का जो होता है ये आपको वैल्यू याद रखनी होगी। ये वैल्यू दी हुई है, इसने दी हुई तो है नहीं, या वैल्यू आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, जो कि P01 जो कि मैंने आपको बताया था प्योर सोलवेंट का जो आपका क्या होता है? वेपर प्रेशर होता है। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट आपका कितना आ गया? 1.013 आपका आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूला आपका लगता है, देखो आपका क्या फॉर्मूला होता है? P01 माइनस का PA आप लिख सकते हो अपॉन P01 इज इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन M1 इंटू M1 नहीं M2 इंटू W1। ठीक है, यहाँ पर हमारी चीजें आ गई। अब यहाँ पर जो P01 है वो क्या है? वो आपका क्या है? वेपर प्रेशर है किसका? प्योर सोलवेंट का। और P0 आपका क्या आ गया? सोल्यूट का, जो भी आपका वेपर प्रेशर सोल्यूट आपने मिलाया उसका आ गया। और यहाँ पर W1 W2 आपके क्या आ गए? मास आ गए। W1 आपका जो फर्स्ट कंपोनेंट है, मींस जो आपका सोल्यूट है, जो कि यहाँ पर किसका, यहाँ पर कौन है? नॉन वोलेटाइल जो भी है, जो भी हमने मिक्स किया वो W1 आपका आ जाता है। और W2 आपका क्या आ जाता है? जो आपने सोलवेंट लिया है। सोलवेंट यहाँ पर क्या है? सोलवेंट हमारा बेसिकली वाटर है, तो आपका W2 हो गया। और ये उनके क्या हो गए? वेट हो गए। और ये इनकी क्या हो गई? मासेस हो गए। चलो वैल्यू रख देते हैं। देखो ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पर यूज हुआ है, ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया। तो अकॉर्डिंग टू रोड्स लॉ हमारा P01 माइनस का P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू W इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1 हमारा ये हो गया। ठीक है, चलो वाटर का W1 और M1 क्या आ गया? M1 हमारे नंबर ऑफ मोल्स आ गए, ये हमारे वैल्यू आ गई। तो डायरेक्ट हम वैल्यू रखेंगे और यहाँ से हम अपना M2 की वैल्यू निकाल लेंगे। M2 का मतलब क्या है? M2 का मतलब है हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो भी हमने सोलवेंट। देखो यहाँ पर जो 1, जहाँ पर भी मैंने W1 लिखा हुआ है, 1 का मतलब आपका क्या है? 1 मतलब है आपका सोलवेंट।
वेंट, और टू जहाँ पर मतलब कि जैसे M2 और W2 लिखा है, ये आपका क्या है सोल्यूट के, आपका सोल्यूट का मास, W है तो मास और M है तो आपका क्या है नंबर ऑफ मोल्स आते हैं। क्लियर है, तो यहाँ से आपकी ये वाली वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। क्लियर है, आपके क्या आगे नंबर ऑफ मोल्स आ गए, इससे आप अपना मास निकाल लो, आप कुछ भी वैल्यू निकाल सकते हो। चलो क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन आता है आपका हेप्टेन, आपकी दो चीजें हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एंड आइडियल सॉल्यूशन, ये दोनों को मिक्स करके आइडियल सॉल्यूशन बनाया जाता है एट 373 केल्विन। द वेपर प्रेशर ऑफ द टू लिक्विड कंपोनेंट्स आर दिस एंड दिस, मतलब दोनों कंपोनेंट है उनका अगर सेपरेट वेपर प्रेशर देखा जाए तो आपका ये वैल्यू आती है। व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, मींस अगर दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो उसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, क्या वो बढ़ेगा या फिर वो घटेगा, तो ये वैल्यू हमें देखनी है। वही हमारे पास जो वेपर प्रेशर वाला टॉपिक था उससे ये वाले क्वेश्चन आ जाता है। तो ये सेम हम बी क्वेश्चन करके आए हैं रोल्स लॉ वाला, वहीं से डायरेक्ट सारे फॉर्मूले लगेंगे। तो 26 ग्राम हमने हेप्टेन मिलाया और 35 ग्राम हमने ऑक्टेन मिलाया। तो देखो यहाँ पर हमारे क्या यूज होंगे, यहाँ पर हमारा वही फॉर्मूला यूज होगा जो कि हमारा हमारा पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। तो हमारे पास क्या आ गई, सबसे पहले हम पी ए निकाल लेंगे और ऐसे ही हम अपना क्या निकाल लेंगे, पी बी हम निकाल लेंगे। पी ए निकाल लेंगे, पी बी निकाल लेंगे, दोनों को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, जो वेपर प्रेशर है मिक्सचर का वो वैल्यू आ जाएगी। तो पी नोट ए पी नोट बी हमें निकालना पड़ेगा, एक्स ए और एक्स बी हमें मतलब कि दोनों का मास दे रखा है, मास दोनों का पता है, तो वहां से अपने नंबर ऑफ मोल्स भी एक्स ए और एक्स बी, ये बी आएगा सॉरी यहाँ पर ये एक्स बी भी निकल जाएगा। चलो जी कैसे करना है, सबसे पहले वेपर प्रेशर हेप्टेन का आपको ये दे रखा है, वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन का आपका ये दे रखा है, ठीक है। और हेप्टेन का जो मोलर मास होता है वो आपका ये होता है, और जो हेप्टेन का आप क्या निकाल लोगे, मोल्स निकाल लोगे। इसी तरीके से आप क्या करोगे, ऑक्टेन का मोलर मास ये रहा और ऑक्टेन के आप नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल लोगे। आपने क्या किया, दोनों के मोल्स निकाल लिए। अब आपको पता है मोल फ्रैक्शन निकालोगे हेप्टेन का, आपकी डायरेक्ट वैल्यू ये आ जाएगी। आपके पास हेप्टेन के भी मोल्स फ्रैक्शन आ गए और ऑक्टेन का भी क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन आपके पास आ गया, मींस एक्स ए और एक्स बी की दोनों की वैल्यू आ गई। अब आपको पता है पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल होता है, मींस अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ आप देख सकते हो P1 इज इक्वल टू x1 इंटू पी नोट 1 आपकी वैल्यू आ गई। तो यहाँ से आप वैल्यू रखोगे तो P1 की वैल्यू निकल जाएगी और यहाँ से आप अपना मीन जो हेप्टेन का पार्शियल प्रेशर है वो आपका कितना आ गया, ये आ गया, और जो आपका ऑक्टेन का पार्शियल प्रेशर है वो इतना आ गया। टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, आपको पता है जितना भी पूरा सॉल्यूशन होता है उसमें डेल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग, डेल्टन्स लॉ क्या कहता है, Pt इज इक्वल टू पी ए प्लस का पी बी, मतलब कि आपका जो टोटल प्रेशर होता है वो जितने भी पार्शियल प्रेशर है इंडिविजुअली इन द सॉल्यूशन उन सबके सम के इक्वल होता है। तो दोनों को हम सिंपली क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्ट वो वैल्यू आ जाएगी टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, चलो नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर इज दिस, जो वेपर प्रेशर है वाटर का वो इतना आता है इतने टेम्परेचर पर। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन इट, मींस हमने क्या मिलाया उस मतलब कि उस सॉल्वेंट में जो वाटर था, वाटर में हमने 1 मोलर का कुछ 1 मोलर सॉल्यूशन बना दिया, कुछ हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला कर। तो हमें बताना है कि वहां पर जो अब जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा वो, ठीक है। चलो देखो 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, 1 मोल प्रेजेंट इन 1000 ग्राम, ठीक है। मोलर का मतलब मोलर किसकी यूनिट है, मोलर हमारी मोलैरिटी की तो यूनिट है, और मोलैरिटी क्या होता है, अपने मोल्स अपॉन अपना मास, ठीक है, मोस अपॉन मास, मास कितना होता है 1000, मतलब कि 1 kg होता है तो क्या हो गया 1000 ग्राम आपका हो गया, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ चलो इसको ऊपर कर देता हूँ, हाँ ये हो गया। चलो यहाँ पर आ गया, तो मोलर मास वाटर कितना है वो 18 है, तो यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, तो नंबर ऑफ मोल्स मेरी कितने वाटर के इतने आ गए। मोल्स पता चल गए वाटर के, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, मैं अपना उसका जो एक्स ए होता है, एक्स ए की वैल्यू मीन्स मोल फ्रैक्शन वो अपना निकाल लेते हैं, तो मोल फ्रैक्शन में ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है, वेपर प्रेशर मेरे पास ये वैल्यू है, तो अपना रिलेशन लगा देंगे। रिलेशन हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू P01 आपके पास क्या होता है, P01 मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस का पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट अपॉन P01 इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, जो मोल फ्रैक्शन होता है x2 मतलब कि जो सॉल्वेंट है उसका, तो वैल्यू हम डायरेक्ट लगा देंगे। सोल्व करने के बाद हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा पार्शियल प्रेशर आ जाएगा किसका, जो भी हमारे पास सोल्यूशन बना है वो। क्लियर है, चलो मतलब ये P1 जो सोल्यूशन था ये सोल्यूशन इसका आ जाएगा, और ये P1 क्या होता है, ये प्योर सोलवेंट का होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं।
कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल आपका एक सोल्यूट है जिसका मोलर मास आपको ये दिया हुआ है, विच शुड बी डिसोल्व, उसका क्या निकालना है, उसका मास निकालना है, जो कि कितने में 114 ग्राम ऑक्टेन में मिला गया टू रिड्यूस द वेपर प्रेशर। और उसको मिलाने के बाद जो वेपर प्रेशर है वो 80% क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, उसने वेपर प्रेशर दे रखा है हमें कितना रिड्यूस हो गया, उसकी हेल्प से हम निकाल लेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं लेट द वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन, वो P0 आपका आता है। फिर हम अपना ये वाला फॉर्मूला जो कि हम वी यूज करके हैं डायरेक्ट इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ द ऑक्टेन आफ्टर डिसोल्विंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। तो देखो आपका स्टार्टिंग में जो वेपर प्रेशर था प्योर सोलवेंट का वो आपका इतना था। अब इसमें अगर मैंने क्या नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन मिक्स कर दिया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिक्स कर दिया, तो उसका 80% क्या हो गया, कम हो गया। तो ये कितना बच जाएगा, ये 80% रह जाएगा, मतलब P01। अब आपका नया वाला जो वेपर प्रेशर है वो इतना आ जाएगा। क्लियर है। मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, मोलर मास उसने डायरेक्ट दे ही रखा था, मोलर मास आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर उसने पूछा क्या था, मास निकालना है। तो मास निकालने के लिए हम अपना वही फॉर्मूला, वही अपना रिलेशन लगा देंगे अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग, कि जो हमारे पास प्योर सोलवेंट का वेपर प्रेशर है माइनस सॉल्यूशन अपॉन प्योर सोलवेंट इज इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1, ये हमने फॉर्मूला लगा देंगे। W1 किसका है, सिंपल हमारे पास जो भी आ गया, जो ऑक्टेन था उस वाले का हो गया, 1 हमारा ऑक्टेन का हो गया, 2 वाला हमारा किसका हो गया, जो हमारा दूसरे का हो गया। तो डायरेक्ट वैल्यू सोल्व करेंगे, W2 मीन्स जो मास ऑफ सोल्यूट है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, 1 आपके पास यहाँ पर 2 आपका क्या था, सोल्यूट वाले के लिए था, और 1 आपका क्या था, जो आपका सोलवेंट मिला हुआ था उसके लिए वाले के था, जो 1 और 2 यहाँ पर आती। क्लियर है, चलो आगे बढ़े। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा उसको एक बार रिपीट में देख लेना, फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसको एक अलग से सेपरेट शॉर्ट्स में या कुछ डाल के मैं आपको अलग से समझा दूंगा। बाकी मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। बाकी और भी आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट चैनल पर पहले से अपलोडेड है, तो वो भी आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। उसने बोला अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एक्जैक्टली इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। मीन्स देखो आपको क्या मिला हुआ है, ये सोल्यूट हो गया, SOLUT, ये सोल्यूट हो गया, और ये आपके पास क्या हो गया, सोलवेंट हो गया। तो सोल्यूशन आपका कितने का बन जाएगा, 90 + 30 आपका 120 ग्राम का आपका सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, वेपर प्रेशर, जो वेपर प्रेशर था वो आपका इतना था। फर्दर 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर उसमें अलग से ऐड किया गया द सोल्यूशन एंड द न्यू वेपर प्रेशर। ठीक है, देखो उसमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, आपके पास 90 ग्राम वाटर था, उसमें आपने 30 ग्राम आपने क्या किया, सोल्यूट ऐड कर दिया, तो उसकी वजह से जो वेपर प्रेशर बना वो 2.8 किलो प्रेशर आपका, मतलब कि पास्कल आपका बन गया। ठीक है, फिर उसमें जो आपका सोल्यूशन बना था उसमें आपने 18 ग्राम ऑफ वाटर मीन्स और ज्यादा सोलवेंट आपने क्या कर दिया, और मिला दिया, मीन्स वो क्या हो गया, और ज्यादा डाइल्यूट हो गया। तो वहां पर जो आपका वेपर प्रेशर है वो कितना हो गया, वो आपका 2.9 किलो पास्कल आपका हो गया। तो आपको कुछ चीजें निकालनी है। सबसे पहले कैलकुलेट मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। सोल्यूट का आपको क्या निकालना है, मोलर मास आपको निकालना है। तो प्रेशर वाले से निकाल लेंगे, P1 = P01 × XA, इस वाले फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। ठीक है, दूसरा वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 केल्विन, 298 केल्विन पर, मतलब कि स्टार्टिंग में जो वेपर प्रेशर था वाटर का वो आपका कितना था। ठीक है, वो निकाल लेंगे, ये वैल्यू निकालेंगे। वो स्टार्टिंग में वेपर प्रेशर कैसे निकाल लेंगे, हमें फर्स्ट वाले का पता है, PT कितना होता है, PT = P1 + का P1 हमें पता है, PT हम अब निकालेंगे बाद में, P2 हम डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे। देखो किस तरीके से करना है। हम मान लेते हैं मोलर मास ऑफ द सोल्यूट भी M। ठीक है, मोलर मास कितना है सोल्यूट का, वो M हमारा आता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन वाटर कितने हो जाएंगे, वो अपना 5 हो जाएंगे। कैसे, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट क्या होते हैं, हमारे पास जो मास है सोलवेंट का वो, और जो मोलर मास है नीचे। मोल्स क्या होते हैं, मोल्स आपको पता है ना, मोल्स = मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो ये 90 ग्राम आपका क्या था, 90 ग्राम वाटर था, और 18 ग्राम वाटर का क्या हो गया, मोलर मास हो गया। तो यहाँ से आपने वाटर के मोल्स निकाल लिए, और इसी तरीके से आपने मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल लिए, जो कि आगे 30/M। कैपिटल M आप क्या लेके चले थे, उसके नंबर ऑफ मोलर, मतलब मोलर मास आप लेके चले थे। ठीक है जी, चलो अब अपना रिलेशन लगाते हैं। रिलेशन हमारे पास क्या आ गया, रिलेशन जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये वाला हमारा रिलेशन आ गया, P1 = P01 × X। ये मेरा रिलेशन आ गया। डायरेक्ट हम सारी वैल्यूज इसमें रख देंगे। P01 कितना है, P01 मेरे पास वैल्यूज आ जाती है। P01 मेरे को निकालना है ना, हाँ, P1 मेरे को पता है, और N2 और N1 मेरे को, N1 भी पता है, N2 और ये मैंने निकाले थे, ये मेरा N1 और ये मेरा N2। डायरेक्ट आप वैल्यू रखोगे, वैल्यू रखने के बाद सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ हार्ड अलग पार्ट नहीं है, सिंपल आप कैलकुलेशन सोल्व करोगे और यहाँ से आपका ये रिलेशन आ जाएगा। इस रिलेशन में फिर उसने क्या किया, ये आपका मतलब एक तरह से एक रिलेशन आ गया। फिर उसने कहा था 18 ग्राम ऑफ वाटर और ऐड कर दिया गया। 18 ग्राम ऑफ वाटर ऐड कर दिया गया, तो पहले तो 90 ग्राम था, अब उसमें 18 और ऐड हो गया, तो 108
हाँ 108 आपका क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। तो वाटर के मास की जगह आप ये वाला मास रख दोगे, फिर आप अपनी वैल्यू निकाल के डायरेक्ट अपना P1 की वैल्यू निकाल दोगे। यहाँ से आपकी P1 की वैल्यू आ जाएगी, फिर दोबारा से आप रिलेशन लगाओगे। ये तो आपका आ गया किसके लिए, जब आपका 90 ग्राम वाटर था। अब आपका क्या हो गया, 108 ग्राम वाटर सोलवेंट हो गया। तो अब आप दोबारा से रिलेशन सेम वही लगाओगे, बस जो आप अपना मास था जहां पर आप 90 ग्राम रख रहे थे वहां पर 108 ग्राम रख दोगे और दोबारा से आप सोल्व करके एक इक्वेशन निकालोगे। ठीक है, यहाँ पर आपकी इक्वेशन आ जाएगी। फिर जो आपकी ये सेकेंड इक्वेशन है और आपने पहले वाला रिलेशन निकाला था, कौन ये वाला, ये तो सेकंड हो गया, और आपने निकाला था ये वाला। इन दोनों को क्या कर दोगे, इन दोनों को आपस में रिलेट कर दोगे, मतलब दोनों को डिवाइड करके सोल्व कर दोगे और वहां से आपकी क्या आ जाएगी, इस m की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। मींस जो आपका मोलर मास था सोल्यूट का वो आपकी डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। चलो नेक्स्ट उसने क्या पूछा था, नेक्स्ट उसने दो पूछे थे ना इसमें, हाँ वेपर प्रेशर निकालना। तो वेपर प्रेशर का तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगाओगे, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू वही वाला P01 जो आपका पूरा फॉर्मूला था, सिंपल सारी वैल्यूज आपको पता है, रखने के बाद अपना P01 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। वेपर प्रेशर हो प्योर सोलवेंट्स, आपने वाटर का पूछा था ना सुने, तो वाटर क्या है, प्योर सोलवेंट है। प्योर सोलवेंट का आपका डायरेक्ट आपकी वैल्यू निकल मतलब ये आ जाएगी, जैसे P1 इज इक्वल टू P01 इंटू XA, ये आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसको इधर आ जाके डिवाइड कर दोगे। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाता है। चलो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, आ 5% सोल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर। केन शुगर मतलब वही ग्लूकोज, फ्रीजिंग पॉइंट, उसका फ्रीजिंग पॉइंट आपको दिया हुआ है, शुगर है ये वाला शुगर, और कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट 5% ग्लूकोज। अगर वाटर में 5% ग्लूकोज मिला दिया जाए तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट ये दिया हुआ है, तो आपको फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है सोल्यूशन में। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, आपको ग्लूकोज अगर आपको निकालना है 5% ऑफ ग्लूकोज इन वाटर का आपको फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। ठीक है, चलो जी सिंपल सा क्वेश्चन आता है, ये आपकी सारी चीजें आ जाती हैं। चलो यहाँ पर आपका फॉर्मूला वही वाला लग जाएगा। फॉर्मूला आपका ये वाला एक फॉर्मूला होता था, शॉर्टकट वाला था, वो मैं बता देता हूँ, जो कि हाँ ये होता था डेल्टा टी, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना ना, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या होता था, के एफ इंटू ये आपका आ जाता है m, ये आपको फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, कैसे कैसे लगाना है, देखो डेल्टा टी एफ किसके को आ जाएगा, डेल्टा टी एफ तो आप अपना जो आपका पहले आपका फ्रीजिंग पॉइंट था और जो आपके बाद में फ्रीजिंग पॉइंट आया था, तो उसके तो आप डेल्टा एफ निकाल लोगे, मतलब कि एक तरह से आपका आ गया एक यहाँ पर आ जाएगा डिप्रेशन बोलेंगे, हाँ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन आपका डेल्टा टी एफ की वैल्यू ये आ गई। अब आप अपना जो शुगर थी उसका मोलर मास निकाल लोगे, जो कि आपका ये आ जाएगा। और उसने बोला था 5% का सोल्यूशन है। 5% सोल्यूशन मतलब कि जो आपका सोल्यूट है उसका मास कितना हो गया 5%, और जो आपका सोलवेंट हो गया वाटर वो कितना हो गया, वो 95 ग्राम आपका हो गया, और 5% आपका क्या हो गया, केन शुगर आपकी हो गई। इन 5 ग्राम और 90 ग्राम की हेल्प से आप क्या निकाल लोगे, मोल्स निकाल लोगे। तो मोल्स ऑफ शुगर केन आपका मास अपॉन मोलर मास, और ऐसे आप अपना वाटर के भी निकाल लोगे। उसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, मोलैलिटी निकाल लेंगे। सॉल्यूशन की मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। आपने वैल्यू रख दी तो यहाँ से आपकी क्या आ जाएगी, स्मॉल m की वैल्यू आ जाएगी। फिर अपना रिलेशन यूज कर देते हैं, वही डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू स्मॉल m, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। ये आपको पता है, ये आपको पता है, ये डायरेक्ट वैल्यू आपको यहाँ से निकल जाएगी। डेल्टा टी एफ हमने स्टार्टिंग में निकाला था, वो हमने यहाँ पर निकाला था, और जो ये m है स्मॉल m मैंने यहाँ पर निकाला, तो ये डायरेक्ट सोल्व करके पास के एफ की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। क्लियर है पॉइंट, तो के एफ आपने यहाँ से निकाल लिया। अब उसने क्या कहा है, उसने पूछा था कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट। आपको फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, मतलब कि ये टी एफ की मतलब कि के एफ आपने निकाल लिया। ये तो आपके पास क्या आ गया, एक तरीके से कांस्टेंट आ गया। अब हम यहाँ पर निकालेंगे मोलर मास ऑफ द ग्लूकोज, मेरे पास कितना है, वो आपके पास 180 ग्राम है। मोलर मास सबको सम करके निकाल लेंगे। 5% ऑफ द ग्लूकोज मतलब कि वही सिंपल आपका वही एक तरीके से मतलब 5% क्या हो गया, 5 क्या हो गया, सोल्यूट हो गया 5 ग्राम, और 95 बचा हुआ क्या हो गया आपके पास, वाटर हो गया। उसकी हेल्प से मोल्स ऑफ क्या निकाल लेंगे, ग्लूकोज निकाल लेंगे। फिर वापस से सोल्यूबिलिटी निकाल लेंगे, मोलैलिटी निकाल लेंगे। मोलैलिटी निकालने के बाद हम अपना दोबारा से रिलेशन लगा देंगे। रिलेशन लगाने के बाद के एफ की वैल्यू तो हमें पता है। अब हम किसके लिए निकाल रहे हैं, हम अपना जो शुगर केन था, मतलब कि जो केन वाटर था, जो शुगर थी उसके लिए निकाल रहे हैं। तो उसके लिए मेरे पास जो इसकी एफ की वैल्यू आ जाएगी, वो अप्रोक्सीमेटली ये मेरी वैल्यू आ जाएगी। तो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द 5% ऑफ द सॉल्यूशन वो कितनी आएगी, वो 273 माइनस वो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। फ्रीजिंग पॉइंट मेरे पास इतना आ जाएगा। दोनों की जो के एफ की वैल्यू है वो निकालने के बाद मीन्स के एफ ऑफ शुगर केन, उसमें से जो एक्चुअल पहले थी उसमें से ये वाली माइनस कर देंगे, जो कम हो गई तो ये पास मेरे पास डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, चलो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन आते हैं। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है
टू एलिमेंट्स ए एंड बी, दो एलिमेंट्स है, एक ए एलिमेंट है एक बी एलिमेंट है, वो कंपाउंड हैविंग द उनके जो केमिकल फॉर्मूला बनते हैं वो हमारे ये आते हैं। व्हेन डिसॉल्व्ड इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, 20 ग्राम ऑफ बेंजीन मिलाया जाता है और 1 ग्राम ऑफ AB2 लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट दिस, ठीक है, मतलब दो एलिमेंट थे ए और बी, जो उनका केमिकल फॉर्मूला ये था, जब 20 ग्राम ऑफ बेंजीन मिलाई जाती है तो 1 ग्राम ऑफ AB2 लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट, तो 1 ग्राम AB2 क्या कर देता है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसका लो कर देता है इतना, और 1 ग्राम ऑफ AB4 लोअर कर देता है इतना। द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है KF, वो आपका कितना हो गया 5.1 K किलोग्राम पर मोल हो गया। कैलकुलेट द एटॉमिक मासेस, ए और बी का एटॉमिक मासेस निकालना है। तो एटॉमिक मासेस कैसे निकलेंगे, हम अपना मोलैलिटी निकाल लेंगे, अपना डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, इससे हम M निकाल लेंगे, M से हमारे पास मोल्स आ जाएंगे और मोल से हमारे पास क्या आ जाएगा, मोलर मास आपका आ जाएगा। किस तरीके से करना है, देखो हमारे पास डायरेक्ट, वैसे हम यहाँ ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट हमारे पास रिलेशन होता है MB इज इक्वल टू, मतलब कि M2 इज इक्वल टू 1000 इंटू W2 इंटू KF इंटू डेल्टा F इंटू W1, ये हम अपना डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो सारी वैल्यूज हम जब रख देंगे 1000 की जगह 1000, W2 मेरे पास कितना है, मतलब मास ऑफ सोल्यूट कितना है, वो उसने 1 ग्राम दिया हुआ था, तो 1 ग्राम मैंने रख दिया। KF की वैल्यू उसने दी हुई थी 5.1, मैंने डायरेक्ट रख दी। डेल्टा TF कितना चेंज हो गया, डेल्टा TF दिया हुआ उसने 2.3 चेंज हुआ था ना स्टार्टिंग में, ये वाला देखो ये 2.3 चेंज हो गया, तो 2.3 रख दिया। और W1 मास कितना था जो मिक्स किया 20, इसको सोल्व करने के बाद जो M2 की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी। और इसी तरीके से ये तो आ गया मेरा A के लिए, और ऐसे मैं B के लिए निकालूंगा तो B के लिए मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी, मतलब कि ये पूरा इसके लिए होगा। AB2 एंड AB4 के लिए जो मेरे पास मास आ गया, मेरे पास ये मेरे पास मोलर मास उन दोनों का आ गया। चलो अब यहाँ पर आता है वी हैव अ मोलर मासेस ऑफ AB2 एंड AB4 दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, तो लेट द एटॉमिक मासेस बी X एंड Y, तो A का एटॉमिक मास X हो गया, B का एटॉमिक मास हम मान लेते हैं वो Y हो गया। तो नाउ वी कैन राइट दिस x प्लस 2y इज इक्वल टू दिस एंड x प्लस 4y इज इक्वल टू दिस। कैसे, देखो AB2 है तो उसका मास कैसे निकलेगा, इसका x है और इसका y है, तो x प्लस का 2 इंटू वाई इज इक्वल टू इसका मोलर मास टोटल है कितना, वो हमने अभी निकाला। तो फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई, ये डायरेक्ट आप सोल्व भी कर सकते हो। तो यहाँ से अपना x की वैल्यू और अपना डायरेक्ट y की वैल्यू निकाल दोगे, तो ये आपका सिंपल से आपका क्या आ जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उसने क्वेश्चन दिया हुआ है, एट 300 केल्विन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, मीन्स 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में 36 ग्राम प्रेजेंट होता है। हैज ऑस्मोटिक प्रेशर हो, और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब पाई की वैल्यू उसने ये दे रखी है। इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, जो ऑस्मेटिक प्रेशर है सॉल्यूशन का, वो कितना आता है, वो 1.52 बार्स आता है सेम टेम्परेचर पर। व्हाट वुड बी द कंसंट्रेशन निकालनी है, ठीक है, वही अपना पाई वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो जो वैल्यू दे रखी है, टी दे रखा है, पाई दे रखा है, आर दे रखा है, और रिलेशन हमारा क्या आता था, पाई इक्वल टू CRT आपका आता था। सी आपको निकालना है, आर टी पाई सब आपको पता है, सी आपका डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकल जाएगा, तो ये आपकी डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है पॉइंट। चलो नेक्स्ट उसने बोला है, सजेस्ट द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स इंटरेक्शंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स, मतलब ये उसने कुछ आपको पेयर्स दे रखे हैं, इन पेयर्स में से आपको बताना है कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन लगेगी वो कौन कौन सी लगेगी, ठीक है। तो जो N हेक्सेन और N ऑक्टेन के बीच में जो मोस्ट इंपोर्टेंट लगते हैं, क्योंकि इसके बीच में कोई और तो ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी ना इसमें कुछ बॉन्ड्स बनेंगे, तो यहाँ पर सिंपल कौन सी लग जाएगी, वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाएगी। जहाँ पर कुछ नहीं लगती वहाँ पर वंडर वॉल ऑफ अट्रैक्शन लगी होती है। ऐसे अपना I2 और Cl4, इसमें भी कुछ बॉन्डिंग नहीं हो रही, तो इसमें भी वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाएगी। NaCl एंड वाटर यहाँ पर आ गए तो सिंपल आयन डाइपोल इंटरेक्शन लग जाएगा, क्योंकि दोनों के हैं आयोनिक हैं, ठीक है, पोलर, दोनों के हैं पोलर कंपाउंड है, इस वजह से यहाँ पर ये लग जाएगा, ठीक है। मिथेनॉल एंड एसीटोन, मिथेनॉल और एसीटोन ये भी दोनों पोलर हो गए, तो पोलर में डाइपोल इंटरेक्शन लग जाएगा। और हमारे पास क्या आ गया, एसीटोन नाइट्राइल और एसीटोन, ये दोनों चीज़ आ गई, दोनों हमारे पोलर हैं, पोलर एसीटोन CnCH N दोनों में आ रहा है, तो इसमें भी क्या लग जाएगी, हमारी डाइपोल इंटरेक्शन दोनों में लग जाएगी, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, ऐसे पोल्स हमारे बन जाएंगे, तो डाइपोल इंटरेक्शन दोनों के बीच में हो जाएगा। क्लियर है, चलो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट उसने बोला है, बेस्ड ऑन द सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन, मतलब कि जो A और B का इंटरेक्शन होता है, अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सोल्यूबिलिटी, आपको ये चीज़ें दे रखी हैं सारी चीज़ें,
एन ऑक्टेन में आपको ये वाली सारी चीजें मिक्स करनी है और आपको बताना है कि कौन मतलब कि क्या होगी, किसकी कितनी ज्यादा सोल्युबिलिटी होगी। तो सोल्युबिलिटी आपकी किस चीज पर डिपेंड करती है, देखो जो पोलर होता है वो पोलर में अच्छे से मिक्स हो जाता है, सिंपल बात में लाइक डिजोल्व लाइक, तो जो जितने जिसके जैसा होगा वो उतने ही डिजोल्व हो जाएगा। तो एन ऑक्टेन में सबसे ज्यादा कौन मिक्स होगा, एन ऑक्टेन में जो हमारा साइक्लोहेक्सेन है वो सबसे ज्यादा मिक्स हो जाएगा, क्योंकि सेम कंपाउंड है। तो साइक्लोहेक्सेन कम से ज्यादा, उससे कम CH3CN, फिर उससे कम CH3OH और सबसे कम हमारा KCl आपका लगनी हो जाएगा। एन ऑक्टेन हमारा ये नॉन पोलर था, तो नॉन पोलर इसमें सारी चीजें जल्दी मिक्स हो जाएंगी, ये आपकी सारी चीजें आ जाएंगी। क्लियर है, चलो जी, मैंने यहाँ पर भी आई थिंक इसको पोलर बोल दिया था क्या, ये हमारा नॉन पोलर में आया था, ठीक है, इसका ध्यान रखना। बाकी मेन चीज तो उसमें कौन इंटरेक्शन लग रही है वो आती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा है, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स, कुछ कंपाउंड आपको दे रखे हैं, आइडेंटिफाई विच आर सोल्यूबल, पार्शियली सोल्यूबल, हाईली सोल्यूबल इन वाटर। तो वाटर में कौन सोल्यूबल हो जाएगा, कौन सोल्यूबल नहीं होगा, या कौन पार्शियली सोल्यूबल होगा। देखो जो पोलर होगा वो तो पूरी तरह सोल्यूबल हो जाएगा, और जो इम्पोलर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो इनसोल्यूबल रह जाएगा वाटर में। और जो आपका जिसमें क्या बना लेगा, मतलब कि वो जो जिसमें पोलैरिटी कम होगी वो क्या होगा, पार्शियली सोल्यूबल होगा। तो ये आपके 5-6 चीजें दे रखी हैं। तो सबसे पहले आता है फिनोल। फिनोल ग्रुप क्या होगा, उसमें एक देखो पोलर ग्रुप होता है, पोलर ग्रुप का मतलब है तो वो, और ग्रुप इसमें C6H5 भी जुड़ा हुआ है, एक नॉन पोलर ग्रुप भी है और पोलर ग्रुप भी है। अब उसमें देखो पोलर है इसलिए मिक्स तो हो जाएगा, बट नॉन पोलर साथ में इसलिए वो पार्शियली सोल्यूबल होगा। ऐसी बात करते हैं ट्यूलिन की, ट्यूलिन में क्या होता है, नॉन पोलर ग्रुप है इसलिए वो क्या हो जाएगा, इनसोल्यूबल रहेगा। ऐसी बात करते हैं फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड में पोलर ग्रुप होता है और ये क्या बना लेता है, साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बना लेता है, तो इसलिए ये तो हाईली सोल्यूबल होगा वाटर में। क्लियर है। फिर आता है इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल में OH ग्रुप होता है, OH ग्रुप मतलब पोलर ग्रुप, और हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना लिया तो ये हाईली सोल्यूबल होगा वाटर में। ऐसे आता है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म तो आपको पता है नॉन पोलर होता है, तो नॉन पोलर तो वाटर में वैसे ही इनसोल्यूबल होते हैं। ऐसे आता है पेंटानॉल, पेंटानॉल में आपका पोलर ग्रुप होता है, तो पोलर ग्रुप होता है, साथ साथ इसमें एक बल्कि नॉन पोलर ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, मतलब ये C5H11 भी जुड़ा हुआ है, तो इसलिए क्या होता है ये मतलब कि पार्शियली सोल्यूबल होगा वाटर में। तो ध्यान रखना जहां पर भी पोलर होगा वो सोल्यूबल हो जाएगा, इम्पोलर होगा नॉन सोल्यूबल हो जाएगा, और अगर पोलर और नॉन पोलर दोनों उसमें हैं तो हमारा क्या हो जाता है, वो पार्शियली सोल्यूबल होता है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट उसने दिया हुआ है, इफ द डेंसिटी ऑफ सम लेक वाटर, डेंसिटी जो है लेक वाटर की वो इतनी है, कंटेन्स 92 ग्राम ऑफ Na पॉजिटिव आयंस पर kg ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलैलिटी। मोलैलिटी निकालनी, तो मोलैलिटी वही होगी अपना मास, अपने ऊपर क्या रख दोगे, नंबर ऑफ मोल्स रख दोगे, ऊपर रख दोगे नंबर ऑफ मोल्स, और नीचे रख दोगे अपने जो सोलवेंट है उसका मास केजी में, तो डायरेक्ट आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो 4m आपकी वैल्यू मोलैलिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो बड़ा सिंपल सा आपका क्वेश्चन आता था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट उसने बोला है, इफ द सोल्यूबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस, मतलब कि इसका प्रोडक्ट की जो सोल्यूबिलिटी है वो आपकी ये आती है, कैलकुलेट द मैक्सिमम मोलैरिटी, मैक्सिमम मोलैरिटी निकालनी है CuS की इन एक्वस सॉल्यूशन। तो वही आपको मैक्सिमम मोलैरिटी निकालनी है। तो सिंपल उसने दिया हुआ सोल्यूबिलिटी आपको दी हुई है, मतलब आपको के की वैल्यू, के सोल्यूबिलिटी आपको इसने ये दे दिया, ठीक है। लेट S बी द सोल्यूबिलिटी ऑफ CuS इन मोल पर लीटर, मतलब हमने मान लिया कि मान लेते हैं जो S है वो उसकी सोल्यूबिलिटी है, ठीक है। तो CuS कैसे सोल्यूबल होगा, Cu प्लस का S वो आप बना लेगा, Cu प्लस का S2 माइनस का वो बना लेगा, ठीक है। ये आपकी चीजें दोनों बन जाएंगी, ठीक है। अब दोनों की सोल्यूबिलिटी कितनी है, इसकी भी S है इसकी भी S है, तो दोनों की सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, S इंटू एस यानी S स्क्वायर। यहाँ पर सोल्यूबिलिटी की वैल्यू निकालेंगे तो S स्क्वायर किसके को लाएगा, 6 इंटू 10 की पावर 6, उसने ये दे रखी थी ना सोल्यूबिलिटी इसकी, S इसकी और S इसकी, तो ये वैल्यू हमने डायरेक्ट रख दी, तो यहाँ से इसको डायरेक्ट हम सोल्व कर लेंगे, तो इस तरीके से मेरी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट उसने कैलकुलेट द मास परसेंटेज, मास परसेंटेज निकाल लिया। मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है, जो भी आपके उस जिस भी कंपोनेंट का मास परसेंटेज निकालना चाहते हो उसका मास अपॉन अपना जो टोटल सॉल्यूशन का मास है वो निकाल दो, आपके पास डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। जैसे 6.5 ग्राम ये था आपका, इसमें मिला हुआ था, तो जो टोटल मास हो गया वो आपका ये आ गया, तो मास अपॉन जो टोटल मास है वो इंटू 100 कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, मास परसेंटेज आ जाएगी। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट उसने क्वेश्चन बोला है, नैलोरफिन दिस सिमिलर टू द मॉर्फिन, मॉर्फिन के सिमिलर ये होती है, इज यूज्ड टू कॉम्बैट विड्रॉल सिम्टम्स इन द नार्कोटिक यूजर, डोज ऑफ नैलोरफिन जनरली गिवन 1.5, उसने मास दे दिया। कैलकुलेट द मास ऑफ दिस मोलैलिटी उसने दे दी, एक्वस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर द अबव डोज, मींस उसने कैलकुलेट द मास ऑफ दिस एक्वस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर द अबव डोज, मींस मास निकालना है आपको एक्वस सॉल्यूशन का कि इसमें कितना हमें मिक्स करना होगा। तो सबसे पहले तो मोलर मास निकाल लेते हैं, जो भी हमारे पास नैलोरफिन दे रखा है उसका मोलर मास हमारा ये आ गया, ठीक है। हमें पता है कि वो 1.5 इंटू 10 की पावर एक्वस सॉल्यूशन आपको बनाना है, ठीक है।
1000 ग्राम वाटर में आपकी इतनी मिक्स हो रही है, ठीक है। तो आपके पास मास कितना आ गया, आपके पास मास की वैल्यू ये आ गई। किसके मास की वैल्यू, जो आपने 100 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स दिस 1.5 ग्राम, तो इतने ग्राम आपकी क्या हो जाएगी, उसमें एक्वस सॉल्यूशन में नैलोफिन मिक्स हो जाएगी। देयरफॉर टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल मास कितना हो जाएगा, 1000 तो आपका वाटर था और ये आपने क्या मिला दिया, इसमें अलग से सोल्यूट मिला दिया, जो कि आपका कौन सा सोल्यूट कौन सा चल रहा है, नैलोफिन आपका चल रहा है, ठीक है। चलो, दिस इंप्लाइज दैट द मास ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन दिस ऑफ नैलोफिन एंड दिस, आपका ये टोटल आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन का मास हो गया, ठीक है। देयरफॉर मास ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.5 mg, मतलब आपको क्या निकालना है, वही यूनिटरी मेथड निकालना है। तो इतने आपके इतने मास ऑफ सॉल्यूशन में आपको इतने ग्राम क्या मिलती है, नैलोफिन मिलती है। तो इतने मतलब इतने मिक्स करने के लिए आपका सॉल्यूशन कितने का बनेगा, तो आपने सही वो यूनिटरी मेथड लगाया और इतने ग्राम में आपको क्या मतलब सॉल्यूशन का मास कितना होना चाहिए, 3.22 ग्राम आपका होना चाहिए। तो ये सिंपल आपका इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट उसने क्वेश्चन बोला हुआ है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड जो आपका ये होता है उसका क्या निकालना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ, मतलब कि उसका मास निकालना है। प्रिपेयरिंग, आपको इतने ml का सॉल्यूशन बनाना है और आपको मोलैरिटी दे रखी है सॉल्यूशन इन मिथेनॉल। तो आपको सिंपल क्या दे दी, मोलैरिटी दे दी, उसके वॉल्यूम दे दिया और आपको मतलब यहाँ से क्या मिल जाएगा, मोलर मास मिल जाएगा। तो मोलैरिटी किसके इक्वल होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन यहाँ पर आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम आपको पता है, आप मोलैरिटी आपको पता है, मोल्स निकाल लोगे, मोल्स की हेल्प से आप क्या निकाल लोगे, मोलर मास आपको पता है, वहां से आप क्या निकाल लोगे, मास निकाल लोगे। तो डायरेक्ट आपका ये आंसर आप लिख लोगे। आई होप आप इसमें इन जैसे क्वेश्चन में कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो आप अपना देख के ही समझ जाओगे। बाकी मैं आपको बेसिक चीज फिर भी बता के चल रहा हूँ जहां पर आप अटको ना, बाकी क्वेश्चन को आपको खुद भी करना आना चाहिए। बाकी सोल्यूशन तो मैं आपको दे ही रहा हूँ, ये आप मतलब कि चेकआउट करते रहना, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, the depression in freezing point of the water observed by the same amount of acetic acid, trichlorate acetic acid, trifluorate acetic acid increases in the given order, explain briefly। मीन्स उसने बोला है कि आप मतलब कि वाटर में ये क्या मिलाए गए, ये 3 कंपाउंड आपके मिलाए गए और इनके मिलाने से जो इंक्रीज मतलब कि इंक्रीजिंग वाटर में आपको दे रखा है जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखा गया, तो आपको दे रखा है। तो आपको बताना है कि रीजन देना है एक तरीके से। देखो यहाँ पर साफ रीजन है, देखो यहाँ पर आपका क्या है, F है, यहाँ पर Cl है और यहाँ पर H है। आपको पता है जो फ्लोरीन होता है और क्लोरीन होता है और जो ये H होता है, इसमें जो F होता है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और जो Cl होता है वो उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जो H होता है वो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो जो F है वो सारे जो पेड़ जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींच लेगा, तो वहां पर अपना जो ये फ्रीजिंग पॉइंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सबसे कम वैल्यू हमारी इसकी होगी, फिर हमारी क्या होगी, मतलब फ्रीजिंग सबसे ज़्यादा इसने किया, सो इसने यहाँ पर ये लिख दोगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हमारा इसने कैसे किया, क्योंकि इसमें जो F है ये ट्राइफ्लोरो जो फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सबसे ज़्यादा आती है। बाकी आप इसको एक बार रीड कर सकते हो अपना, मतलब कि किस तरीके से लिखना है वो। बाकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आती है वो आ जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट उसने क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, मतलब डेल्टा TF निकालना है आपको, और वाटर इन 10 ग्राम। 10 ग्राम आपको दे रखा है और आपको ये कंपाउंड दे रखा है, नाम क्या बनेगा इसका, चलो नाम तो बाद में देख लेंगे। CH3 CH2 CH Cl COOH, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इज एडिड टू 250 ग्राम ऑफ वाटर, और वाटर का मीन्स जो सोलवेंट का मास है वो 250 ग्राम दे रखा है, और जो Ka की वैल्यू है वो आपकी ये है और Kf की वैल्यू आपको ये दे रखी है, ठीक है। चलो निकालते हैं, पहले तो अपने मोल से निकाल लेते हैं। तो मोलर मास कितना आ गया, मोलर मास ऑफ जो सोल्यूट है वो मोलर मास हम निकाल लेंगे। ऐसी जो अगर हमें मोलर मास पता चल गया तो मोल्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो मोल्स की वैल्यू हमने निकाल ली, मोल्स प्रेजेंट इन 10 ग्राम, ठीक है। 10 ग्राम हमारे पास ये था ना, मास था ये। तो हमने क्या निकाल लिया, पहले मोलर मास निकाला, फिर हमने क्या निकाला, फिर पहले मोलर मास निकाला, फिर हमने क्या निकाल लिया, उसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इट इज गिवन दैट 10 ग्राम ऑफ दिस इज एडिड टू 250 ग्राम। तो 10 ग्राम हमने ये 250 ग्राम में मिक्स कर दिया। इसका सारे का नाम हम रख लेते हैं X रख लेते हैं, ठीक है, बड़ा बड़ा बार बार लेना नहीं पड़ेगा। तो जो ये X हमारा सोल्यूट था इसको हमने 250 ग्राम में मिक्स कर लिया। तो वहां से हमारी मोलैलिटी निकल जाएगी। मोलैलिटी का मतलब क्या होता है, स्मॉल m इज इक्वल टू मोल्स अपॉन मास ऑफ सोलवेंट, ठीक है। तो मास ऑफ सोलवेंट कितना है, वो 250 है,
और इसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे और मोल्स हमने अभी निकाले, ठीक है। इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास मोलैलिटी की वैल्यू ये आ जाएगी, क्लियर। चलो फिर हमने मिक्स किया था, तो मिक्स उसने बोला एडिट टू, इसको मिक्स करने के बाद हमें क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना हुआ होगा। चलो मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद लेट अल्फा बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब कि पानी में मिक्स करेंगे तो पानी में मिक्स करेंगे तो वो मतलब कि डिसोशिएट होगा, तो वहाँ पर अब डिसोसिएशन अब हमारी कुछ वैल्यू होगी, तो हम मान लेते हैं वो कितनी है, वो हमारी अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाती है, ठीक है। तो इसको हम जब वाटर में मिक्स करेंगे तो ये हमारे पास कंपाउंड, तो वाटर में मिक्स करने के बाद इसमें जो H है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। मिक्स करने के बाद पोलर कंपाउंड बनने के बाद ही इसके जो दोनों पोल्स है वो अलग अलग हो जाएंगे। तो इनिशियल जो कंसंट्रेशन थी वो हमने इसकी मान लेते हैं, वो हम C लेके चले थे, C मोल पर लीटर हम लेके चले थे, और ये इनिशियली हमारे 0 थे। फिर वो कुछ टाइम बाद डिसोशिएट होंगे, तो हम मान लेते हैं उनकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो अल्फा है, तो उस हिसाब से ये कितना हो जाएगा, ये C इंटू 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, और ये C अल्फा दोनों इक्वल आपके हो जाएंगे। तो इसी चीज़ को हम अपना यूज़ करेंगे, ठीक है। चलो जी, हम अपना वही यूज़ करते हैं। तो इन दोनों को सिंपल, इन दोनों को इसके इक्वेट करते हैं, तो इन दोनों की क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, और इक्वेट हम इसके करते हैं, और वो आ जाता है हमारा के के इक्वल, मीन्स के किसके इक्वल आ जाएगा, C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C1 माइनस का अल्फा, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी किसकी, के ए की, ठीक है। तो के की वैल्यू मेरी ये वाली सोल्व करके आ गई। अब उसने बोला था जो अल्फा है वो मतलब कि रेस्पेक्ट टू 1 के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा है, तो यहाँ पर अल्फा मतलब कि हम अपना हटा देंगे, तो डायरेक्ट मेरे पास क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी के इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1, ये मेरी वैल्यू आ गई। नीचे से 1 हटा देंगे तो के की वैल्यू मेरी ये आ गई। अब मेरे को क्या पता है, यहाँ से मेरे को अल्फा निकालना है, तो अल्फा मैं सोल्व करके निकाल लूँगा, क्योंकि मेरे को के तो मेरे को गिवन था ना, ये रहा के मेरे को गिवन था, और साथ साथ जो C है, C मतलब कंसंट्रेशन मैंने अभी स्टार्टिंग में निकाली थी 0.32, ये वाली कहाँ गई, ये रही जो मोलैलिटी थी, मोलैलिटी मतलब C मतलब मोलैलिटी, वो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर रख दी। तो ये मेरे पास क्या आ गई, मेरे पास डिसोसिएशन जो कांस्टेंट है अल्फा, उसकी वैल्यू आ गई। अब हम वापस से इक्वेशन लिखेंगे, अब हम अपना अल्फा के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो ये स्टार्टिंग में 1 था, ये 0 था, फिर ये 1 माइनस अल्फा, मतलब कि इसमें से स्टार्टिंग में ये 1 था, इसमें से कुछ डिसोशिएट हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू तो कम होगी ना, तो उसमें से कितना कम हो गया, अल्फा कम हो गया, और जितना कम यहाँ पर हुआ इतना ये बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो बैलेंस रहेंगे, आपस में इक्वल रहेंगे। तो ये सारी वैल्यू आ गई, फिर से वही लगा देंगे, अल्फा इंटू अल्फा, के की वैल्यू आ जाएगी अल्फा इंटू अल्फा अपॉन 1 माइनस का अल्फा, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ से हम सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई हमारा क्या हो गया, वेंट ऑफ फैक्टर हो गया, आई इंटू के एफ इंटू एम, आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। ये सारी वैल्यू करेंगे, तो वेंट ऑफ फैक्टर हमने अभी निकाला, जो कि हमारा ये आ गया वेंट ऑफ फैक्टर, डायरेक्ट हमने इससे निकाल लिया, ठीक है। ये वाला तो स्टार्टिंग में लगा देंगे, ये वाला अभी लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई की वैल्यू, के एफ की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में निकाली थी, और एम मोलैलिटी हमने स्टार्टिंग में निकाली थी। सबको सोल्व करने के बाद हमारे पास डेल्टा टी एफ की वैल्यू आ जाएगी, जो कि होता है हमारा डिप्रेशन इंक्रीजिंग पॉइंट। तो इस तरीके से आप पूरा जो क्वेश्चन है वो सोल्व करोगे, ठीक है। ये आपका पूरा क्वेश्चन आता है। चलो जी आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उसने बोला है 19.5 ग्राम ऑफ C2H मतलब इतने आपका 19 ग्राम डिजोल्व होता है 500 ग्राम वाटर में। जो डिप्रेशन हो जाता है फ्रीजिंग पॉइंट में, वो कितना होता है, वो 1 डिग्री सेल्सियस का होता है, मतलब कि 273 केल्विन का हो जाता है। कैलकुलेट द वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर मतलब आयोटा निकालना है, सॉरी आई निकालना है, और डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब कि अल्फा निकालना है फॉर द फ्लोरोएसिटिक एसिड का आपको निकालना है, ठीक है। चलो जी इसमें बात आती है, तो सबसे पहले W1 ये हो गया, W1 मतलब कि जो आपका सोलवेंट है उसका मास, और W2 मतलब कि जो सोल्यूट है उसका मास। तो हमने सारी वैल्यू रख ली, KF की वैल्यू दे रखी है, और डेल्टा TF मतलब कि जो फ्रीजिंग पॉइंट में जो लो हुआ है, मतलब डिप्रेशन हुआ है, वो कितना हुआ है, वो 1 डिग्री सेल्सियस का हुआ है। तो मैंने 1 के अपनी वैल्यू लिख ली, ठीक है। चलो हमें पता है जो ये आपका फॉर्मूला होता है, वी नो डेट M2 मतलब M2 का मतलब हो गया हमारे पास जो सोल्यूट है, सोल्यूट का मास किसके इक्वल होता है, KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू W1, ये हमारा मास होता है। तो सारी वैल्यूज हम रख देंगे, KF की वैल्यू हमें पता है गिवन है, अपनी जो WT की वैल्यू वो भी गिवन है, और जो 1000 है 1000 की जगह 1000, और नीचे आ जाएगा W1 इंटू हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा TF ये आ गया। इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास किसकी मास की वैल्यू निकल जाएगी, मास ऑफ किसका, मास ऑफ ग्राम पर मोल, मास ऑफ M2 मतलब कि हमारा
सोल्यूट, जो कि कौन है, सोल्यूट हमारे पास आता है फ्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ऑब्जर्व मोलर मास कितना आ गया हमारे पास, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। द कैलकुलेटेड मोलर मास, अगर आप इसका मोलर मास कैलकुलेट करो तो ये आपकी ये वाली वैल्यू आती है। तो इसमें दोनों में कुछ डिफरेंस आ रहा है, तो दोनों के डिफरेंस की हेल्प से आप क्या निकाल लोगे, आई की वैल्यू निकाल लोगे। तो आई किसके इक्वल होता है आपका m2 अपॉन मतलब कि m2 दोनों की वैल्यू आएगी। ये तो आप ऊपर हम रखते हैं कैलकुलेटेड, नीचे हम रखते हैं ऑब्जर्व, तो उसको दोनों का जो रेशो होता है वही हमारा क्या होता है, वेंटो फैक्टर होता है, तो रेशो हम निकाल लेंगे, ठीक है। चलो जी, अब आपको निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए आपको वही इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। इक्वेशन देखो मैं आपको एक बार और अच्छे से समझा दूंगा इस वाले क्वेश्चन में, आपको फिर कहीं भी डाउट नहीं होगा। देखो स्टार्टिंग में तो हम ले लेते हैं कि मोलैलिटी ये होगी, मतलब इसके सॉरी मोल्स हमारे मास ये होगा। स्टार्टिंग में क्या होते हैं 0 0 होते हैं, तब तक डिसोशिएट नहीं होते। तो डिसोशिएट हम मान लेते हैं, जो डिसोशिएट हुआ वो जो आपकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन थी उतना ही डिसोशिएट हो गया। तो जितना जितना आपका डिसोशिएट हुआ उतना ही आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि टोटल तो आपका इतना, मतलब टोटल मास आपका इतना आता है। जब इन तीनों को आप क्या करोगे, सिंपल प्लस कर दोगे, फिर आप क्या कर दोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इसको एक तरीके से इन तीनों की मल्टीप्लाई करके किसके इक्वल आता है, के ए के इक्वल आता है। तो वहाँ से अपनी मतलब कि अपनी वैल्यू आपने निकाल ली। तो आपका जो आई मीन्स जो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गया वो आपका इसके इक्वल आ गया। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके इक्वल होता है, आई माइनस का 1 इसके इक्वल आता है। तो ये आपने डायरेक्ट वैल्यू निकाल ली। ऐसे अब अपना के ए की वैल्यू निकाल लोगे। के ए भी आपका किसके इक्वल होगा, के ए इज इक्वल टू जो आपका ये सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी 1 माइनस का अल्फा, इन सब की वैल्यूज आप रख दोगे तो यहाँ से आपकी क्या आ जाएगी, डायरेक्ट आपकी वैल्यू आ जाएगी, जो कि आपका सी की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसी तरीके से आप अपना के का फॉर्मूला था उसमें सी की वैल्यू रख दोगे, अल्फा आपको पता चल गया, सी आपको पता चल गया, तो सोल्व करके आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है जी। इस तरीके से वैल्यू आती है। क्लियर पॉइंट। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट उसने बोला वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। वाटर का वेपर प्रेशर आपका ये आता है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट दिस 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो उसने दे रखा है स्टार्टिंग में वेपर प्रेशर दे रखा है वाटर का, आपको निकालना है। अगर उसमें 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज मिला दिया जाए 450 ग्राम ऑफ वाटर में, तो आपका जो वेपर प्रेशर है वो कितना हो जाएगा। तो आपको बाद का वेपर प्रेशर बताना है, ठीक है। तो देखो स्टार्टिंग में वेपर प्रेशर कितना है, वो आपका इतना आता है वेपर प्रेशर, उसने दे रखा है ये रहा आपका, ठीक है। तो हम ले लेते हैं ग्लूकोज का मास इतना है और W1 मतलब कि जो आपका सोलवेंट है उसका मास इतना आता है। तो हमें पता है जो मोलर मास होता है ग्लूकोज का वो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। मोलर मास हमें किसका, उसका क्या बोलते हैं, ग्लूकोज का पता चल गया, उसकी हेल्प से हम अपना मोल्स निकाल लेंगे। तो मोल्स हमने ग्लूकोज के निकाल लिए। ऐसे ही वाटर का हम क्या निकाल लेंगे, मोल्स निकाल लेंगे। मोल्स मतलब मास अपॉन मोलर मास, तो उसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू निकालेंगे। एक्स ए और एक्स बी क्या हो जाएंगे, हमारे मोल फ्रैक्शन हो जाएंगे किसके, ये ग्लूकोज का हो जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वाटर का हो जाएगा। फिर हम अपना वही फॉर्मूला यूज कर लेंगे, P01 मतलब कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट माइनस का वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन अपॉन P01 माइनस का जो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन आ जाएगी ग्लूकोज की। वही फॉर्मूला यूज करने के बाद हम अपना P1 हम यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आप अपना इसको सोल्व कर सकते हो। क्लियर है। चलो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द, जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट दे रखा है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द मोलैलिटी ऑफ द मीथेन इन बेंजीन इज दिस। हेनरीज लॉ कांस्टेंट दे रखा है, कैलकुलेट द सोल्युबिलिटी ऑफ द मीथेन। सोल्युबिलिटी निकालनी है एट दिस अंडर 720, आपको यहाँ पर दे रखा है, ये प्रेशर आपको दे रखा है वेपर प्रेशर, ठीक है। तो आपको सोल्युबिलिटी निकालनी है। तो सोल्युबिलिटी निकालने के लिए देखो सबसे पहले तो जो प्रेशर था वो हमने रख दिया, KH की वैल्यू उसने दे रखी थी, ये वाली सोल्युबिलिटी रखे ना, सोल्युबिलिटी कांस्टेंट वो KH होता है, उसकी जगह आपने वैल्यू रख दी। तो हेनरीज लॉ यूज करते हैं। हेनरीज लॉ क्या होता है, P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पर आपको इस एक्स की वैल्यू निकालनी है। आपको मास ही तो निकालना है, मास पूछा था ना उसने, सोल्युबिलिटी निकालनी थी, ठीक है। तो KH उसने दे रखा है, P आपको पता है, डायरेक्ट दोनों वैल्यू हम रख देंगे, यहाँ से अपना x की वैल्यू निकाल देंगे, तो ये आपकी डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। चलो नेक्स्ट उसने बोला है 100 ग्राम ऑफ लिक्विड। 100 ग्राम का लिक्विड था जिसका मोलर मास आपका ये क्या आता है, 140 ग्राम आता है। वो डिजोल्व इन 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड बी, मतलब कि 100 ग्राम को 1000 ग्राम में क्या कर दिया, मिक्स कर दिया गया। जो दोनों का मोलर मास था वो अलग अलग ये आता था। क्या द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड बी वाज फाउंड टू बी इतना। जो वेपर प्रेशर है बी, वेपर प्रेशर ऑफ बी वाले लिक्विड का वेपर प्रेशर है 500 टोर, ठीक है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड ए। वेपर प्रेशर ऑफ ए का हमें वेपर प्रेशर बताना है, ठीक है।
एंड वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इफ द टोटल वेपर प्रेशर, और उसने टोटल वेपर प्रेशर उसने दे रखा है कितना 475 टोर। तो आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखो जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो इन दोनों के इंडिविजुअली सम के इक्वल होगा। तो ये हम अपना मतलब इसका निकाल, इसकी हेल्प से हम इसका निकाल देंगे। तो वही है, सबसे पहले हमने मोल्स निकाल लिए लिक्विड ए के जो कि हमारे ये आगे, फिर हमने मोल्स निकाल लिए लिक्विड बी के जो कि हम डायरेक्ट वैल्यू निकालते हैं। मोल्स किसके इक्वल होते हैं, मास अपॉन मोलर मास। मास उसने दोनों का 1000 और 100 दे रखा था, तो 100 और 1000 हम रख देंगे। मोलर मास उसने दे ही रखा था 140 और 180 हमने डायरेक्ट वैल्यू रख दी, ठीक है। तो मोल्स पता चल गए, मोल्स की हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम अपना मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे, जो कि मोल फ्रैक्शन हमारे पास ये दोनों वैल्यू आ जाएंगी। एक्स ए हमारा इतना आ जाएगा और एक्स बी हमारा इतना आ जाएगा। उसने दे रखा था कि जो वेपर प्रेशर है प्योर लिक्विड बी का जो वेपर प्रेशर आता था वो 500 टोर आ जाता था। तो उसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, उसकी हेल्प से हम अपना वेपर प्रेशर निकालेंगे, मतलब पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी इंटू एक्स बी, ठीक है। ये उसने दे रखा है, ये हमने निकाल लिया, तो यहाँ से पी बी की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो पी बी की वैल्यू हम सोल्व करके ये वाली वैल्यू आ जाएगी। और टोटल वैल्यू उसने प्रेशर की कितनी दे रखी थी, वो ये दे रखी थी। तो हमें पता चल गई पी बी की वैल्यू ये है और पी टोटल की वैल्यू ये। आपको पता है पी टोटल किसके इक्वल होता है, पी ए प्लस का पी बी के इक्वल होता है। तो ये पता है, ये वाली वैल्यू पी टोटल में से माइनस करके निकाल लेंगे। तो डायरेक्ट हम वही वैल्यू कर देंगे। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। ये मेरे पास क्या आ गया, पी ए की वैल्यू मेरे पास आ गई। पी ए की वैल्यू आ गई। अब अपना पी नोट ए की वैल्यू आप निकाल लोगे। पी नोट ए किसके इक्वल होगा, पी ए इज इक्वल टू इंटू एक्स ए। तो यहाँ से आप ये वैल्यू निकाल लोगे, इधर आगे ये हो जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये मैंने फॉर्मूला लगा हुआ, तो ये अपना सोल्व करके डायरेक्ट वैल्यू निकाल लोगे। तो ये क्या होगा, ये प्योर वेपर प्रेशर होगा, प्योर सोलवेंट ऑफ ए। ये आपका वो आ गया। ध्यान रखना पी नोट ए क्या होता है, ऊपर नीचे लिख दिया। पी नोट ए क्या होता है, वो प्योर सोलवेंट मतलब प्योर वेपर प्रेशर होता है ऑफ द प्योर सोलवेंट। और जो पी ए होता है इसमें फर्क क्या होता है, ये सी सिंपल हमारा वेपर प्रेशर होता है जब उसको सॉल्यूशन में मिक्स कर देते हैं। क्लियर है। चलो नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का, आपको एसीटोन का ये रहा और क्लोरोफॉर्म का ये रहा, वेपर प्रेशर दिए हुए हैं अलग अलग जहाँ पर HG दिस एज्यूमिंग दैट दे फॉर्म द आइडियल सॉल्यूशन। उसने आइडियल सॉल्यूशन मिला है, तो अगर आइडियल सॉल्यूशन उसने मिला है तो सब चीज़ हमारी डायरेक्ट प्लस हो जाएंगी। ओवर द एंटायर रेंज ऑफ द कंपोजिशन पी टोटल, पी क्लोरोफॉर्म, पी एसीटोन एज अ फंक्शन ऑफ दिस द एक्सपेरिमेंटल डाटा शोन डिफरेंट फ्रॉम द मिक्सचर, ठीक है। तो उसने ये दे रखा है कि देखो 100 इंटू एक्सीटोन की उसने सारी वैल्यूज दे रखी थी और उसने एसीटोन पार्शियल प्रेशर ऑफ एसीटोन और ये उसने दे रखा। तो मतलब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि ये दो चीज़ें मिक्स की गई, उसका टोटल आपका सोल्यूशन का मास इतना, मतलब कि जो प्रेशर आता है वो उतना आता है। तो आंसर हम देखते हैं, तो हम निकालते हैं सबसे पहले। तो ऊपर तो हमने तीनों वैल्यू तो यही रख दी, फिर हम निकाल लेते हैं पी टोटल। पी टोटल आपका कैसे निकलेगा, जो आपका ये एसीटोन और जो क्लोरोफॉर्म है इन दोनों का जो मास है ये और ये, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस करते जाएंगे, इन दोनों को प्लस करते जाएंगे, तो सबका हम अपना सिंपल मास निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास सबकी वैल्यू आ गई। क्लियर है। अब देख लेंगे ये इन सब से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है या नहीं। फिर हम इसके बिहाफ पर हम ग्राफ बना देंगे। तो ये हमारे पास क्या होगी, सारी वैल्यूज होगी। अब हम मतलब कि ग्राफ जो होगा एक तरीके से ये जो हमारे पास रोल्स लो बोलेंगे ना, डिप्रेशन और इंक्रीजिंग का हमारा जो ग्राफ बनता है वो किस तरीके में, इधर तो हम ले लेंगे अपना वेपर प्रेशर और दूसरी साइड हम ले लेंगे अपना 100 इंटू एक्सीटोन। तो ये हमारी एक तो वैल्यू आ जाएगी ये वाली, ठीक है, और दूसरा हमारे पास आ जाएगा वेपर प्रेशर इन 100 mg, जो हमारी ये वाली थर्ड वैल्यू है। तो ये वाली की और फर्स्ट और लास्ट वाले की हेल्प से हम क्या बना देंगे, सिंपल ग्राफ बना देंगे। आपको सिंपल पॉइंट जो है वो नोट करने हैं। जैसे पहले आता है 0, तो आप अपना 0 पर लिख दोगे, फिर ठीक है। दूसरा आता है 11.8, तो 11.8 आपका 10 से थोड़ा सा आगे बैठेगा, यहाँ पर थोड़ा ऊपर, ठीक है। फिर आपका आता है 23.4, ठीक है, 24, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपके सारे पॉइंट आ जाएंगे। सारे पॉइंट को करने के बाद आप जो लाइन है उसको क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे। इसी तरीके से आप अपना पी टोटल की लाइन बना लोगे। पी टोटल की ये वाली लाइन बनेगी और जो पी एसीटोन है, पी एसीटोन की आपकी ये वाली लाइन बन गई और पी क्लोरोफॉर्म की आपकी ये वाली लाइन बन गई। मतलब ये वाला नहीं, ये वाला तो बस आपका अलग से वैल्यू रहेगी। यहाँ पर ये वाली एंड ये वाली वैल्यू आप इसमें ग्राफ में नोट डाउन रखोगे। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट उसने क्वेश्चन बोला है बेंजीन एंड टूलिन। बेंजीन और टूलिन आपके पास दो आइडियल सॉल्यूशन मिलके बना रहे हैं। एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन का जो
वेपर प्रेशर है वो ये है, और प्योर टोलिन का जो वेपर प्रेशर है वो आपका ये आता है, मतलब P01 और P02 की आपको वैल्यू दे रखी है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द बेंजीन इन द वेपर फेज इज इफ 80 ग्राम ऑफ बेंजीन इज मिक्स विद 100 ग्राम ऑफ टोल्यून। तो 80 ग्राम ऑफ बेंजीन 100 ग्राम ऑफ टोल्यून आपस में मिक्स हो गए, तो अब आपको बताना है अब दोनों का जो वेपर प्रेशर है वो कितना हो जाएगा। तो सिंपल हम वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं मोलर मास दोनों का। मोलर मास हमने दोनों का बेंजीन और टोल्यून का मोलर मास निकाल लिया, उसकी हेल्प से हम अपना मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स हमारे पास दोनों के आगे, मोल्स आ गए तो मोल फ्रैक्शन हम निकाल लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन हमारा ये आ जाएगा, और मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यून हमारे पास ये आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन तो आपको पता ही है, नंबर ऑफ मोल्स जिसके भी निकाल ले वो ऊपर रख देते हैं और नीचे अपना टोटल के रख देते हैं। अब हमें पता है वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन आपको ये दे रखा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट मतलब प्योर टोलिन और प्योर बेंजीन का हमें ये दे रखा है। तो प्योर आपको पता है, अपना दूसरे वाला मतलब कि जो बाद में होगा वो आप निकाल ही लोगे। आपको पता है पी ए इज इक्वल टू क्या होता है, P नोट ए इंटू एक्स ए। इसकी हेल्प से आप क्या निकालोगे, पी ए निकाल लोगे, फिर पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी इंटू एक्स बी। इसकी हेल्प से आप पी बी निकाल लोगे, फिर इन दोनों को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, तो उससे आपका जो सोल्यूशन बना है उसका जो टोटल वेपर प्रेशर है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे ही आपने पहले पी बी निकाल लिया, फिर पी ए निकाल लिया, फिर आप अपना दोनों की वैल्यू सोल्व करके निकाल दोगे। तो यहाँ से आपका आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। उसने सिर्फ बेंजीन का पूछा है तो कोई नहीं, पीटी आपने निकाल लिया, पीटी आपको पता है, पी ए आपको अलग से पता है, पी बी आपको अलग से पता है। अगर वो सिर्फ ये पूछ रहा है तो सिंपल इसको इससे डिवाइड रख देंगे। हैंस मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर प्रेशर गिवन वी बाय पी बी। अब देखो जैसे मोल फ्रैक्शन निकालते हैं ना, उसने मोल फ्रैक्शन नहीं तो मोल फ्रैक्शन किसके, जिसका प्रेशर पता है, आपको पता है जो पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। तो आपको किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है पी बी का। तो पी बी का मास, पी बी का जो पार्शियल प्रेशर है वो ऊपर रख देंगे, और नीचे पी बी प्लस का जो पी ए है या फिर टोटल जो है वो अपना रख दोगे, तो उससे आपकी डायरेक्ट वैल्यू सोल्व करके ये आ जाएगी। क्लियर है। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं, द एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। एयर नंबर ऑफ गैसेस है, उसमें कहा मेजर कंपोनेंट जो है वो आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। आपका नाइट्रोजन आपकी 79% है और ऑक्सीजन 20% आपकी आती है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है। द वाटर इज इन इक्विलिब्रियम, वाटर इक्विलिब्रियम पे जिसका जो है आपका प्रेशर आता है वो आपका 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाता है। ठीक है। इफ द हैंडीज लॉ, आपका हैंडीज लॉ कांस्टेंट, जो हैंडीज लॉ के कांस्टेंट हैं वाटर और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के लिए वो आपको रेस्पेक्टिवली ये दे रखे हैं। आपको क्या निकालना है, कंपोजिशन ऑफ गैसेस इन वाटर। वाटर में इनका दोनों का क्या कंपोजिशन होगा वो निकालना है। तो देखो आपको पता है जो ऑक्सीजन है वो 20% दे रखी है, नाइट्रोजन आपको 79% दे रखी है। आपको जो वाटर का जो टोटल प्रेशर दे रखा है वो 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का दे रखा है। अब हम सारी चीजें ऐसा यूनिट में यूज करें तो 7600 में हम कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारा 10 एटीएम किसके इक्वल होता है, 10 इंटू 760 mm ऑफ Hg के इक्वल होता है। तो यहाँ हमने यूज कर लिया। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन निकाल लेते हैं। पार्शियल प्रेशर कैसे निकलेगा, जितना उसका परसेंटेज है वो इनटू जो हम अपना जो टोटल प्रेशर आता है वाटर का वो उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हमारा ये आ जाएगा। इसी तरीके से हम नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर निकाल देंगे। तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ हम इसमें लगाएंगे P = KH × X होता है। हमें क्या पता है, हमें ऑक्सीजन का निकालना है, तो ऑक्सीजन का हमें क्या पता है, हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालनी है ऑक्सीजन की। तो हमें एक्स नोट की वैल्यू निकालनी है, पी हमें पता है और KH हमें पता हुआ है, तो डायरेक्ट वैल्यू रख के हम सोल्व ये कर लेंगे। फिर ऐसी नाइट्रोजन के लिए हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की हमारे पास जो पार्शियल प्रेशर आते थे उनकी वैल्यूज हमारी दोनों की आ गई। क्लियर है। इस तरीके से आप सोल्व कर दोगे। चलो नेक्स्ट आते हैं, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2। आपको जो हैंडीज कह रहा हूँ, क्या बोलते हैं इसको, आई को डिसोसिएशन नहीं, वेंटो फैक्टर, जो वेंटो फैक्टर वो आपको दे रखा है। डिजोल्व इन 2.5 लीटर में आपको डिजोल्व किया गया, और ऑस्मेटिक प्रेशर आपको ये दे रखा है। तो आपका फॉर्मूला आता है पाई = IN/V RT, आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। जैसे IC/RT ये भी आप लगा सकते हो। ठीक है। ये हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हम अपना V वाला लगा लेंगे, तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख दोगे। और यहाँ से आपको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। अमाउंट मतलब मास निकालना है। ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, सिंपल आप अपना मास निकाल लोगे, तो डायरेक्ट आपका यही वाला फॉर्मूला यूज हुआ है। तो आप इसको देख सकते हो, इसमें आप ऐसा कुछ मतलब कि हार्ड वाली चीज नहीं है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिटरमाइन द ऑस्मेटिक प्रेशर। फिर से ऑस्मेटिक प्रेशर निकालना है। ऑस्मेटिक प्रेशर किसका निकालना है, सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय 25 mg आपको मिलाया गया है, K2SO4 का 2 लीटर में मिलाया गया है, और टेम्परेचर ये रहा। एज्यूमिंग दैट इट इज कंप्लीटली डिसोशिएट आपका हो गया। ठीक है। अगर कंप्लीटली डिसोशिएट हो गया तो उसमें जितने भी उधर दूसरी वाली साइड मोल्स आएंगे, जैसे इधर इसके 2 हैं, इसके 3 हैं, मतलब 1 है
तो 2 + 1 3, तो आयन ये जो 1 2 फैक्टर हो गया ये आपका कितना हो गया 3, क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोशिएट हुआ तो इसलिए हमने इसके सम कर दिया। तो आपको पता है वेट आपका इतना ये रहा, वॉल्यूम आपका ये रहा, टेम्परेचर आपको केल्विन में कन्वर्ट कर दिया, और आर कॉन्स्टेंट मतलब जो ये वाला कॉन्स्टेंट होता है ऑस्मेटिक वेपर पाई = CRT, इसमें आर की वैल्यू आपको गिवन है। तो आप रिलेशन लगाओगे, रिलेशन आपको पता ही है, पाई = I N/V/RT रखने के बाद आप अपना क्या निकाल लोगे, प्रेशर की वैल्यू निकाल लोगे। क्लियर है जी। चलो जी, इतने आते हैं इसमें क्वेश्चन। हाँ जी, इस तरीके से आपके ये वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। क्लियर पॉइंट। चलो जी, ये आ जाते हैं हमारे पास, हमारे सारे जो एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस आ जाते हैं फॉर द चैप्टर सॉल्यूशन। देखो एनसीईआरटी सॉल्यूशन, चैप्टर का नाम भी सॉल्यूशन। तो आई होप करता हूँ आपके सारे जो क्वेश्चन आंसर्स है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जहाँ पर मेरे को समझाने की जरूरत पड़ेगी मैंने वहाँ पर आपको डीपली समझाया। बाकी अगर कहीं पर आपको डाउट आता है तो एक बार वीडियो को रिपीट में देख लेना। बाकी मेरा सजेशन आपको ये वीडियो देखने से पहले आप मैंने रिवीजन वीडियो बना रखी है वो जरूर देख लेना। वहाँ पर मैंने नोट्स भी प्रोवाइड कर रखे हैं, तो वो नोट्स एक बार आप पढ़ लोगे तो आपको फॉर्मूलाज का पता चल जाएगा कि कहाँ पर कौन सा फॉर्मूलाज आप अच्छे से लगा सकते हो, और डिप्रेशन कहाँ हो रहा है, इंक्रीजिंग कहाँ हो रहा है, ऑस्मेटिक प्रेशर, ये चीजें भी आपकी क्या हो जाएंगी, सारी कोऑर्डिनेट हो जाएंगी। मतलब एक के बाद एक आपको अच्छे से पता चल जाएंगी एक बार अगर आप वो वाली वीडियो देख लोगे तो। बाकी वाली वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना, एंड यस अपने दोस्तों में ये वाली वीडियो जरूर शेयर कर देना। सो आपके मतलब कि चैनल पर काफी हेल्पफुल कंटेंट पहले से अपलोडेड है। आपके न्यूमेरिकल सीरीज, आपके साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इन सब की जो रिवीजन वीडियोज हैं, साथ साथ इनकी जो थ्योरी डेरिवेशन, जहाँ पर थ्योरीज आती है वहाँ पर, जहाँ पर डेरिवेशन आती है और जहाँ पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो सब आपको चैनल पर वीडियोज पहले से मिल जाएंगी। वो भी एक सिंपल और बेस्ट वे में आपको सारी चीजें समझाई हुई है। तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सारी चीजें जाकर चेकआउट कर लेना। सो ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना, एंड यस जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।